दिव्य ब्लेसिंग सेरेमनी के दिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि रायन फैमिली का सबसे बड़ा गैम्बल एक डिजास्टर बन जाएगा। यंग लूकस रायन ऑल्टर के सामने खड़ा हुआ, हाथ में वह सोर्ड लिए जिसे वोल्केनीस फायर गॉड की तलवार कहा जाता था। जैसे ही ब्लेड ऑल्टर को छूती है, स्काई का रंग बदल जाता है और क्राउड अपनी सांस रोक लेता है, यह सोचकर कि कोई ग्रेट ब्लेसिंग आने वाला है। लेकिन अगले ही पल लूकस के चारों ओर फ्लेम्स फट पड़ती हैं, उसकी सोल झुलस जाती है, सोर्ड ऐश बन जाती है और लूकस कोलैप्स होकर बेहोश गिर पड़ता है, जबकि जूलिया रोती है और उनके फादर आंसर्स मांगते रह जाते हैं। उसी समय दूसरी वर्ल्ड में एक लड़का जिसने पहले ही अपने फादर को खो दिया था, बार बार दूसरों के हाथों पुश्ड अराउंड हो रहा था, फिर भी वह अपनी मदर और लिटिल सिस्टर के लिए जी रहा था। घर लौटते वक्त ट्रुकुन उसे हिट कर देता है और उसे महसूस होता है कि उसकी कॉन्शियसनेस फेड हो रही है। सड़क पर ब्लड बहता हुआ वह अपनी लास्ट विश करता है। अगर नेक्स्ट लाइफ मिले तो वह अपने हैंड से उन लोगों की प्रोटेक्ट करना चाहता है जिन्हें वह प्यार करता है। उसकी सोल बॉडी छोड़ देती है और लूकस के ब्रोकन बॉडी में एंटर कर जाती है। वोल्कनस के डोमेन में फायर गॉड उस अनफॉरगिवेबल सोर्ड पर रेज करता है, फिर स्नीयर करते हुए कहता है कि यह फॉरेन सोल ट्रैश है और दोबारा बर्न करने लायक भी नहीं। लेकिन मार्शल गॉड के डोमेन में स्पिरिट्स की रिएक्शन अलग होती है। वे लूकस को अपना ड्यूटी मानते हैं और मार्शल गॉड का ब्लेसिंग एक वेपन की तरह उसमें फायर कर देते हैं। वे इसे लिमिट से आगे पुश कर देते हैं, उसे हाईएस्ट ब्लेसिंग देते हैं और पुराना लेवल लिमिट तक ब्रेक कर देते हैं। लूकस वेक होता है, 2 लाइव्स की मेमोरीज उसके माइंड में कोलाइड कर रही होती हैं। वह टेरिफाइड है कि कहीं उसे गॉड्स द्वारा अबैंडन्ड चाइल्ड न मान लिया जाए। तभी जूलिया रश करके आती है, उसे टाइट हग करती है और रोते हुए कहती है कि सबने कहा था वह कभी वेक नहीं होगा। लूकस उसका हेड पैट करता है, अपनी ब्रीदिंग स्टेडी करता है और मन ही मन एक क्वाइट वाव लेता है। जब उसे सेकंड चांस मिला है तो वह हर उस चीज की प्रोटेक्ट करेगा जो उसके लिए प्रेशियस है। यह करने के लिए लूकस स्काई की ओर देखता है, मानो मार्शल गॉड को बता रहा हो कि अब वह उस पर काउंट कर रहा है। उसी समय एक डीमन जिसे कभी स्टैच्यू बना दिया गया था, अचानक फिर से अलाइव हो उठती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि मार्शल गॉड अब इस वर्ल्ड में एक्टिव नहीं है। उसके बॉडी से ब्लड ड्रिप हो रहा है। वह अपनी स्ट्रेंथ रिगेन करने की कोशिश करती है और समझ जाती है कि उसके पास अभी बहुत लिटिल पावर बची है। फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे यकीन है कि जब तक मार्शल गॉड एक्टिव नहीं है, यह वर्ल्ड उसके और उसके एमिसेरीज का है। 9 इयर्स लेटर लूकस फैमिली एस्टेट में दिखाई देता है। वह अपनी सिस्टर को ट्रेनिंग से पिक करने जा रहा होता है, तभी उस पर एम्बुश हो जाता है। अचानक एक थॉर्नवाइन उसे जकड़ लेती है और वह तुरंत समझ जाता है कि यह केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, और वह है जेरेमी। जेरेमी रायन फैमिली का 4th चाइल्ड, एक मैजिक स्टूडेंट है जिसे लेवल 5 ब्लेसिंग मिला है, यानी वह लूकस का हाफ ब्रदर है। जेरेमी का अटेंडेंट भी लूकस का मजाक उड़ाता है, यह कहते हुए कि उसे अभी तक हाउस से किक आउट क्यों नहीं किया गया। जेरेमी लूकस से कहता है कि बैकयार्ड में आना बंद करे, क्योंकि यह उन फैमिली मेंबर्स के लिए रिजर्व्ड है जो मैजिक यूज कर सकते हैं। वह थ्रेटन करता है कि अगर लूकस नहीं माना तो उसकी कुछ बोन्स तोड़ देगा ताकि उसे सबक मिल जाए। जैसे जैसे वाइन कसती है, लूकस दर्द से चिल्लाता है और जेरेमी से कहता है कि उसकी सिस्टर की मैजिक प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है और वह जल्द ही वापस आ जाएगी। लूकस कहता है कि अगर वह चार्ड नहीं होना चाहता तो उसे छोड़ दे। जेरेमी डरता है, लेकिन फिर भी लूकस का मजाक उड़ाता है कि वह अपनी सिस्टर पर डिपेंड करता है। जेरेमी टफ बनने की कोशिश करता है, कहता है कि उसे लाइटनिंग से डर नहीं लगता और उसने यह बात पूरी भी नहीं की होती कि अचानक लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाती है। जेरेमी दर्द से चीखता है और ग्राउंड पर गिर जाता है। उसका अटेंडेंट पैनिक में चिल्लाता है और तभी दूरी में जूलिया दिखाई देती है। जूलिया अपना मैजिक स्टाफ उठाकर जेरेमी से कहती है कि अगली बार अगर उसने उसके ब्रदर को बुली किया तो वह होल्ड बैक नहीं करेगी। फिर वह अपने मैजिक से वाइन्स को हटाकर लूकस को फ्री कर देती है। लूकास अपनी सिस्टर को गुड जॉब कहते हुए उसका सिर थपथपाता है, तभी जेरेमी मुश्किल से उठ पाता है। लूकस उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगली बार ऐसी ह्यूमिलिएशन से बचना है तो लेसन सीख ले। जेरेमी और उसका अटेंडेंट भाग जाते हैं, लेकिन जाते जाते वह कहता है कि वह इस इंसल्ट को याद रखेगा। लूकस मुस्कुराते हुए जूलिया से कहता है कि उसने सच में होल्ड बैक किया, क्योंकि जेरेमी में अभी भी रन करने की स्ट्रेंथ बची थी। उनके जाने के बाद जूलिया लूकस से पूछती है कि उसने फाइट बैक क्यों नहीं किया, क्योंकि वह जानती है कि लूकस अपने दम पर जेरेमी को डिफीट कर सकता है। लूकस उसे याद दिलाता है कि उसकी ट्रू स्ट्रेंथ अभी भी दोनों के बीच का सीक्रेट है। फिर वह टीजिंग अंदाज में कहता है कि उसे तो उसकी सिस्टर प्रोटेक्ट करेगी, और जूलिया मुस्कुराते हुए इसे मान लेती है। लूकस फिर याद करता है कि एग्जैक्टली 9 इयर्स पहले जिस दिन वह पहली बार वेक हुआ था, उसी दिन उसकी दूसरी जिंदगी शुरू हुई थी। लगता है कि उस दिन उसके फादर उससे मिलने आए थे। लूकस पहले से ही डरा हुआ था कि सेरेमनी की घटना के बाद शायद उसे हाउस से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसने फैमिली की एक्सपेक्टेशंस तोड़ दी थीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके फादर ने उसे गले लगाया और गॉड्स का धन्यवाद किया
कि वह सेफली वेक हो गया। असल में होल एक नाइट ऑर्डर को लीड करते हैं और हमेशा मिशंस पर रहते हैं, इसलिए उन्हें घर पर बच्चों को देखने का टाइम बहुत कम मिलता है। फिर भी वह एक अच्छे फादर हैं जो अपने सन और बाकी बच्चों की डीपली केयर करते हैं। जब होल को पता चला कि लूकस ने मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग शुरू कर दी है तो उन्होंने तुरंत उसे एक लेटर भेजा जिसमें वह सारी इन्फॉर्मेशन थी जिसकी लूकस को जरूरत पड़ने वाली थी। होल्ट ने लूकस को बताया कि लाइब्रेरी में मार्शल आर्ट्स की ओल्ड बुक्स मौजूद हैं और यह भी लिखा कि वह उसके लिए रूटिंग कर रहे हैं। इस लेटर की वजह से लूकस ने एक काफी बोल्ड प्लान बनाया। अगले 6 मंथ्स तक लूकस अपने रूम के नीचे खुदाई करता रहा और उसने एक सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड बना लिया, जबकि अटेंडेंट्स हमेशा सोचते रहते थे कि वह गायब कहाँ हो जाता है। जब बेसमेंट की डिगिंग चल रही थी तो सबने यही अस्यूम किया कि कोई अर्थ मैजिक प्रैक्टिस कर रहा है। जो बेसमेंट उसने बनाया था वह 4 एरियाज में डिवाइडेड था: स्टडी एरिया, ट्रेनिंग एरिया, स्टोरेज एरिया और एक छोटा सा मेकशिफ्ट बाथरूम। क्योंकि बाकी एरियाज के इक्विपमेंट पर उसका सारा मनी खर्च हो गया था, बाथरूम के लिए वह सिर्फ एक बाथटब ही ले पाया। ट्रेनिंग ग्राउंड पूरा होने के बाद लूकस हर दिन सीक्रेटली ट्रेनिंग करने लगा। उसकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा मेडिसिनल बाथ्स में खुद को सोक करना भी था, जिसे सबसे एफिशिएंट ट्रेनिंग मेथड माना जाता है। अगले 3 इयर्स में उसने लाइब्रेरी से मिली एक रेफरेंस बुक केओस टेम्परिंग आर्ट्स पर ट्रेनिंग की। इसकी वजह से वह इतना स्ट्रांग हो गया कि इवन लेवल 5 मैजिकल अटैक्स भी अब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी डिफेंस अब काफी सॉलिड शेप ले चुकी है। ऑफेंस के लिए लूकस ने अपनी स्किल्स टेस्ट करने का फैसला किया। उसने अपनी सोर्ड निकाली और ब्लाइंडिंग स्पीड से ट्रेनिंग डमी पर कई कट्स लगाए। फिर उसने स्पीयर ट्रेनिंग की और अपने ओवरपावर्ड स्पीयर टेक्निक्स से ट्रेनिंग डमी को चकनाचूर कर दिया। इससे साफ था कि उसकी स्पीयर टेक्निक्स भी हाई लेवल तक पहुंच चुकी थीं। इसके बाद उसने फिस्ट टेक्निक्स की प्रैक्टिस शुरू की। ओवर द कोर्स ऑफ 9 इयर्स वह लगातार इंप्रूव करता रहा, लेकिन उसे एक पर्टिकुलर कंसर्न था। मार्शल आर्ट्स की बुक्स के अनुसार एक स्टेज के बाद प्रैक्टिशनर्स एक सीलिंग पर पहुंच जाते हैं जहां ग्रोथ रुक जाती है। उस लिमिटेशन को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, एनलाइटमेंट हासिल करना। लेकिन एनलाइटमेंट पाना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए कई प्रैक्टिशनर्स ने हार मान ली। यही कारण है कि मार्शल आर्ट्स के प्रैक्टिशनर्स लगभग ना के बराबर हैं, जबकि मार्शल आर्ट्स किसी भी तरह मैजिक से इन्फीरियर नहीं होना चाहिए। लेकिन लूकस अलग था। उसने यह साबित किया जब उसने सिर्फ एक पंच से रेत से भरी एक बड़ी सैक को फाड़ दिया। उसकी डेडिकेशन की वजह से उसकी फिस्ट टेक्निक्स भी लेवल 5 तक पहुंच गईं और ऐसा लग रहा था कि लूकस के लिए कोई सीलिंग है ही नहीं, क्योंकि उसके लेवल्स स्मूथली बढ़ते जा रहे थे। वह मानता था कि यह सब मार्शल गॉड के ब्लेसिंग की वजह से संभव हुआ है। उस दिन ट्रेनिंग के बाद लूकस को याद आया कि उसके फादर उसी दिन घर आने वाले हैं और पूरा फैमिली साथ में डिनर करने वाला है। वॉशअप करने के बाद वह डाइनिंग टेबल पर पहुंचा। उसके फादर मुस्कुराते हुए बोले कि उन्हें मिले हुए 6 मंथ्स हो गए हैं और उसे बैठने के लिए कहा। लूकस कामली अपनी सीट पर बैठ गया, जबकि जेरेमी अपनी जगह पर फ्यूमिंग कर रहा था। होल ने बताया कि एलन मैजिक स्कूल एक मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट खोल रहा है और स्पेशल मेजर के तौर पर उन्होंने पहले ही लूकस के लिए अप्लाई कर दिया है। होल्ट ने माना कि मार्शल आर्ट्स बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि उनका सन यह कर सकता है और उन्होंने लूकस से कहा कि अगले वीक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर करे। लूकस मुस्कुराया और इस अपॉर्चुनिटी के लिए अपने फादर को धन्यवाद दिया। अंदर ही अंदर लूकस ने वाव लिया था कि वह किसी भी वर्ल्ड में क्यों न हो, वह उन लोगों की प्रोटेक्ट करेगा जो उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन साथ ही वह बहुत कोशिश कर रहा था कि ज्यादा स्टैंड आउट न करे, क्योंकि वह अननेसेसरी ट्रबल अट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। तभी अचानक जूलिया ने हाथ उठाया और अपने फादर से कहा कि वह भी लूकस के साथ एलन मैजिक स्कूल में एंटर करना चाहती है। होल्ट ने उसकी एटीट्यूड की तारीफ की, लेकिन उसे बताया कि वह अभी सिर्फ 11 इयर्स की है और एनरोल होने के लिए काफी छोटी है। तब जूलिया ने बताया कि स्कूल में एक एलीट कोर्स भी है और उसमें एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जूलिया तुरंत वह लेटर निकालती है जो उसे स्कूल से मिला था, जिसमें लिखा था कि वह एलीट कोर्स ले सकती है। होल यह सुनकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं, लेकिन साथ ही समझ जाते हैं कि जूलिया की रेपुटेशन स्कूल तक पहुंच चुकी होगी। लूकस की मदर खूबसूरती से मुस्कुराते हुए कहती हैं, लगता है रायन फैमिली से जल्द ही एक ग्रेट मेज पैदा होने वाली है। यह सुनकर जूलिया हंस पड़ती है, जबकि जेरेमी गुस्से से जल रहा होता है। उनके फादर दोनों से कहते हैं कि वह चाहते हैं कि दोनों एग्जाम पास करें। जेरेमी अंदर ही अंदर बहुत इरिटेटेड होता है, क्योंकि उसे लगता है लूकस को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, जबकि उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। तभी उसकी मदर जेसिका उसका कंधा छूकर उसे काम होने को कहती है, क्योंकि अभी कोई एश्योरेंस नहीं है कि लूकस एग्जाम पास करेगा ही। 1 वीक लेटर लूकस और जूलिया एकेडमी जाने की तैयारी करते हैं। उनकी मदर उसे अपना ध्यान रखने को कहती हैं और वादा करती हैं कि जब वह स्कूल में सेटल हो जाएगा तो वह उससे मिलने आएंगी। वह लूकस को एक लकी कॉइन भी देती हैं जो उसके फादर ने दिया था। बताया जाता है कि यह कॉइन मार्शल फॉर्चून डायनेस्टी का है,
जिसने लगभग 10,000 ईयर्स पहले दुनिया को यूनिफाई किया था। होल बताते हैं कि उन्होंने यह कॉइन एक मैजिकल बीस्ट को डिफीट करने के बाद पाया था। कॉइन के फ्रंट पर फर्स्ट एम्परर मार्स की इमेज बनी है और बैक पर वे वेपन्स इंग्रेव्ड हैं जो उसने इस्तेमाल किए थे। जब लूकस ने यह पहले देखा था तब उसने रियलाइज किया था कि मार्स ही मार्शल स्पिरिट गॉड है। रवाना होते समय होल्ट लूकस से कहते हैं कि वह हमेशा यह कॉइन अपने पास रखे। लूकस सोचता है कि वह सच में लकी है क्योंकि उसे इस लाइफ में भी एक अच्छा फैमिली मिला है और पिछली लाइफ में भी मिला था। कई आवर्स की यात्रा के बाद बटलर फोर्डन सुझाव देता है कि वे पास की क्लियरिंग में कैंप लगा लें क्योंकि सन जल्द ही सेट होने वाला है। आराम करते हुए और खाने की तैयारी करते समय फोर्डन बताता है कि अगर वे सुबह जल्दी निकलें तो अगली नाइटफॉल तक डैकटाउन पहुंच जाएंगे जहां स्कूल लोकेटेड है। जूलिया यह सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है कि डैकटाउन में कोई इंटरेस्टिंग चीज है क्या। फोर्डन बताता है कि टाउन हर स्प्रिंग में होने वाले मैजिकल डॉजबॉल टूर्नामेंट के लिए फेमस है। इसके अलावा वह यह भी बताता है कि यह टाउन एक गोरमे टाउन के रूप में भी मशहूर है। यह सुनते ही जूलिया की आंखों में चमक आ जाती है और वह कल्पना करने लगती है कि वह कितनी सारी टेस्टी चीजें खाने वाली है। अचानक लूकस की सेंसेस अलर्ट हो जाती हैं और उसे महसूस होता है कि 12 हॉर्सेस और 13 लोग लगभग 2 किलोमीटर दूर से हाई स्पीड में उनकी ओर बढ़ रहे हैं। लूकस पूछता है कि क्या इस एरिया में बैंडिट्स दिखाई देते हैं। फोर्डन कहता है कि हाँ, लेकिन उनसे टकराने की पॉसिबिलिटी बहुत लो होती है। असल में लूकस को यह डेंजर केओस टेम्परिंग आर्ट्स की वजह से महसूस हुआ था। उसकी सेंसेस अब इतनी शार्प हो चुकी थीं कि उसे पूरा यकीन था कि वह गलती नहीं कर रहा। वह सिचुएशन एनालाइज करता है और समझ जाता है कि वे लोग हेविली आउटनंबर्ड हैं, इसलिए बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा। लूकस खड़ा होकर फोर्डन से कहता है कि उन्हें प्रिपेयर होना चाहिए क्योंकि एक मिस्टीरियस ग्रुप इनक्रेडिबल स्पीड से उनकी तरफ आ रहा है। उनके साथ मौजूद 2 सोल्जर्स यह सुनकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं क्योंकि आसपास सब कुछ क्वाइट था और वे सोचते हैं कि शायद लूकस मजाक कर रहा है। फोर्डन भी पहले सरप्राइज्ड होता है लेकिन फिर भी अपनी सोर्ड निकालते हुए बाकी लोगों से वेपन्स तैयार करने को कहता है। उसे थोड़ा डाउट था लेकिन वह मानता है कि कॉशियस रहना बेहतर है बजाय बाद में रिग्रेट करने के। कुछ ही मोमेंट्स बाद बैंडिट्स वहां पहुंच जाते हैं और सोल्जर्स को समझ आ जाता है कि लूकस झूठ नहीं बोल रहा था। बैंडिट लीडर एक्साइटेड होकर लूकस के ग्रुप की तरफ बढ़ता है और कहता है कि उन्हें नया प्रे मिल गया है। वे सोल्जर्स के पीछे खड़े लूकस और जूलिया को देखते हैं और तुरंत उन्हें टारगेट बना लेते हैं। फोर्डन गुस्से में बैंडिट्स को चेतावनी देता है कि नोबल्स को छूने का अंजाम क्या होता है, लेकिन बैंडिट लीडर कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि सोल्जर्स को मार दो और बच्चों को जिंदा छोड़ दो। फोर्डन और सोल्जर्स फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। शुरुआत में सोल्जर्स बैंडिट्स के खिलाफ अच्छी तरह टिके रहते हैं। फोर्डन एक बैंडिट का सिर भी काट देता है जो उसके और बच्चों के बहुत करीब आ गया था। जूलिया मदद करना चाहती थी लेकिन फोर्डन उसे कहता है कि फाइट उसे संभालने दे। फोर्डन और सोल्जर्स बैंडिट्स को पीछे धकेलते रहते हैं लेकिन किसी बड़े खतरे से बचने के लिए फोर्डन लूकस से कहता है कि वह जूलिया को लेकर भाग जाए और तभी अचानक एक मेज की पावर से सोल्जर्स आग की लपटों में झुलस जाते हैं। जल्द ही पता चलता है कि बैंडिट लीडर एक मेज है और इससे फोर्डन की सारी स्ट्रैटेजी तुरंत बेकार हो जाती है। फोर्डन बच्चों की सेफ्टी को लेकर डर जाता है और लूकस पर चिल्लाते हुए कहता है कि वह जूलिया को लेकर तुरंत फॉरेस्ट में भाग जाए। उसी छोटे से डिस्ट्रैक्शन के दौरान एक बैंडिट फोर्डन के चेस्ट पर वार कर देता है जिससे उसकी एफिशिएंसी तुरंत कम हो जाती है। बैंडिट लीडर हंसते हुए कहता है कि वह अपने मरे हुए साथी का बदला लेने के लिए फोर्डन को जिंदा जला देगा, लेकिन फोर्डन डरता नहीं, वह तैयार है अपनी लाइफ देने के लिए, बस लूकस और जूलिया सुरक्षित रह जाएं। इधर लूकस समझ चुका था कि मेज की मौजूदगी में फोर्डन बैंडिट्स के खिलाफ जीत नहीं सकता। वह अपनी एबिलिटीज छिपाकर रखना चाहता था लेकिन उसे याद आया कि पेरेंट्स के अलावा फोर्डन ही वह इंसान है जिसने उसके साथ सबसे ज्यादा काइंडनेस दिखाई थी। अब लूकस उसे फैमिली मानने लगा था और वह चुपचाप खड़े होकर अपनी फैमिली को मरते नहीं देख सकता था। लूकस जूलिया से कहता है कि वह हाइड हो जाए और जूलिया तुरंत मान जाती है। इसके बाद लूकस क्वाइटली अपनी पोजीशन लेता है। फोर्डन अभी भी बैंडिट्स के खिलाफ लड़ रहा था लेकिन तभी एग्जॉस्शन की वजह से वह घुटनों पर गिर जाता है। एक बैंडिट पीछे से कूदकर उसे सोर्ड से मारने ही वाला था कि अचानक उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। बैंडिट्स शॉक में इधर उधर देखने लगते हैं और अगले ही पल कई और बैंडिट्स हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल से मारे जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि हमला कहां से हो रहा है, लेकिन यह सब लूकस कर रहा था। लूकस खुश था कि उसने गेल स्ट्राइक स्किल को लेवल 4 तक अपग्रेड कर लिया था जब वह स्टोन से फ्लाइंग बर्ड्स को मारने की प्रैक्टिस करता था। अब उसके लिए लेवल 1 बैंडिट को पेबल से मारना चाइल्ड्स प्ले था। अपने साथियों को एक एक कर मरते देख बैंडिट लीडर गुस्से में स्टाफ उठाकर फोर्डन पर एक बड़ा फायरबॉल छोड़ता है।
फॉर्डन अटैक को अपनी तरफ आते देख लेता है, लेकिन वह इतना टायर्ड था कि डॉज नहीं कर सकता था और उसे लगा कि शायद कोई मिस्टीरियस हेल्पर बच्चों की रक्षा कर रहा है, इसलिए वह आखिरकार आराम कर सकता है। तभी लूकस सामने आकर उस फायरबॉल को कैंसिल कर देता है। फॉर्डन हैरान रह जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि लूकस इतना पावरफुल है। बैंडिट लीडर भी शॉक हो जाता है, लेकिन सोचता है कि वह एक और स्पेल कास्ट कर सकता है। लूकस शांत आवाज में कहता है कि उसकी जर्नी यहीं खत्म होती है और अगले ही पल एक पावरफुल ब्लो से उसके चेस्ट को तोड़ देता है। बैंडिट लीडर के मरने के बाद फॉर्डन समझ ही नहीं पाता कि अभी क्या हुआ। उसके लिए एक हाई लेवल मेज को इस तरह मार गिराना पूरी तरह अनप्रेसिडेंटेड था, लेकिन लूकस बस मुड़कर मुस्कुरा देता है और कहता है कि लगता है उसे मार्शल आर्ट्स का थोड़ा टैलेंट है। फॉर्डन अभी भी उसके साथ खड़ा था कि तभी दोनों को पीछे से एक सिनिस्टर प्रेजेंस महसूस होती है। बैंडिट लीडर के शरीर के टुकड़े अचानक हिलने लगते हैं और एक भयानक मॉन्स्टर का रूप लेने लगते हैं। उसका रूप इतना डरावना था कि लूकस तुरंत समझ गया कि उसे इसे जल्दी खत्म करना होगा ताकि जूलिया यह न देखे। लूकस बिना समय गंवाए मॉन्स्टर पर जंप करता है और पंच मारता है, लेकिन उसे कोई डैमेज नहीं होता। मॉन्स्टर स्पाइक्स फेंककर काउंटर अटैक करता है, जिससे लूकस को पीछे कूदना पड़ता है। फिर वह मॉन्स्टर बैंडिट्स की डेड बॉडीज को खाकर खुद को पावर अप करने लगता है। लूकस ऑल सीइंग आईज का इस्तेमाल करता है और उस इंसिग्निया को देख लेता है जो मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था। कुछ ही पलों में वह एक जायंट 4-लेगेड मॉन्स्टर बन जाता है। फिजिकल अटैक्स बेकार देखकर लूकस एक्सप्लोसिव ची से खुद को इम्ब्यू करता है और मॉन्स्टर पर एक जबरदस्त स्ट्राइक करता है। एक चमकदार गोल्डन लाइट फूटती है जो मॉन्स्टर को पूरी तरह निगल लेती है और उसके कोर को डिस्ट्रॉय कर देती है। मॉन्स्टर के खत्म होते ही लूकस बैठकर सांस लेने लगता है और जूलिया दौड़कर उसे हग कर लेती है। वह अपने भाई की तारीफ करती है कि उसने बैड गाइज को हरा दिया। फॉर्डन दूसरी तरफ अब भी स्टन्ड खड़ा था क्योंकि वह अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि उसने आखिर देखा क्या है। तभी अचानक एक बैंडिट का हॉर्स जोर जोर से निहनाने लगता है, जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है। वे मुड़कर देखते हैं तो एक लड़की घोड़े पर बंधी हुई मिलती है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। उधर 9 इयर्स पहले वाली डीमन लगातार स्ट्रॉन्गर हो रही थी और उसी समय उसे सिग्नल मिलता है कि उसके एक एमिसरी को डिफीट कर दिया गया है। वह सोचती है कि आखिर किसने उसे मारा होगा, लेकिन ज्यादा चिंता नहीं करती क्योंकि फिलहाल उसका फोकस अपनी पावर रिकवर करने पर है। वापस कैंप पर जूलिया को पता चलता है कि जिस लड़की को उन्होंने बचाया है उसका नाम माया रास्ता है। फॉर्डन जब रास्ता नाम सुनता है तो कहता है कि उसने यह नाम पहले कहीं सुना है और जूलिया भी यही कहती है। लूकस बताता है कि रास्ता और रायन फैमिलीज दोनों ही डार्क टाउन के पास रहने वाले नोबल फैमिलीज हैं। जूलिया तुरंत कंफर्म करती है कि लूकस सही कह रहा है। जूलिया माया से पूछती है कि बैंडिट्स ने उस पर हमला क्यों किया। आंखों में आंसू लेकर माया अपनी कहानी बताती है। कुछ आवर्स पहले बैंडिट्स ने अचानक उसकी कैरेज पर हमला किया, उसके गार्ड्स को मार दिया और उसकी मेड ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका अंत बहुत बुरा हुआ। माया बताती है कि उसने बार बार कहा कि वह एक नोबल है, लेकिन बैंडिट्स ने सुना ही नहीं। असल में उनका टारगेट नोबल चिल्ड्रन को किडनैप करना था। जूलिया उसे कंफर्ट करते हुए कहती है कि अब डरने की जरूरत नहीं क्योंकि बैंडिट्स मर चुके हैं। उस रात जब दोनों लड़कियां सो जाती हैं, लूकस फॉर्डन से पूछता है कि वह माया की बातों के बारे में क्या सोचता है। फॉर्डन कहता है कि बैंडिट्स हैबिचुअल ऑफेंडर्स लगते हैं और काफी समय से नोबल चिल्ड्रन को टारगेट कर रहे हैं। लूकस कहता है कि शायद कोई डीमन उनकी मदद कर रहा है क्योंकि उनका मैजिक यूज करना और डेड बॉडीज कंट्रोल करना बहुत स्ट्रेंज है। फॉर्डन उसे भरोसा दिलाता है कि वह यह मैटर होल को रिपोर्ट करेगा और रास्ता फैमिली भी उनकी मदद कर सकती है। लूकस फॉर्डन को बताता है कि फ्यूचर ट्रबल से बचने के लिए उसके पास एक सजेशन भी है। अगले दिन वे डैक टाउन पहुंचते हैं। लूकस जूलिया से कहता है कि वे साइट सीइंग नहीं करेंगे ताकि ट्रबल अवॉइड हो सके। वह समझाता है कि आसपास अभी भी बैंडिट्स हो सकते हैं, इसलिए सीधे मैजिक स्कूल जाना सेफर होगा। जूलिया थोड़ा डिसअपॉइंटेड होती है, लेकिन लूकस कहता है कि यह उसकी और माया की सेफ्टी के लिए है। माया लूकस से अग्री करती है, लेकिन जूलिया अभी भी थोड़ा नाराज रहती है। उसे खुश करने के लिए लूकस कहता है कि गोरमे डिस्ट्रिक्ट से वह उसे उसकी पसंद की हर चीज खरीद कर देगा। यह सुनकर जूलिया खुश हो जाती है और माया दोनों भाई बहन की क्लोजनेस देखकर हैरान रह जाती है। फॉर्डन सुझाव देता है कि वे कैरेज की विंडो खोल दें ताकि टाउन का व्यू मिल सके। जूलिया तुरंत मान जाती है और टाउन की ब्यूटी देखकर दंग रह जाती। माया भी कहती है कि टाउन कितना लाइवली है। लूकस भी मन ही मन अग्री करता है क्योंकि यह प्लेस
उसे अपनी पास्ट लाइफ के सिटी की याद दिलाता है। फूड सेंटर से गुजरते समय लूकस अपनी सिस्टर के लिए वादा निभाते हुए उसकी पसंद का सारा फूड खरीद देता है। कुछ देर बाद वे एकेडमी के गेट पर पहुंचते हैं और फोर्डन बताता है कि वह यहीं तक आ सकता है। लूकस कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वह जूलिया की प्रोटेक्ट करेगा। जूलिया खुशी से कूदते हुए कहती है कि वह भी लूकस को प्रोटेक्ट करेगी और लूकस मुस्कुराकर कहता है कि वह उसी पर काउंट कर रहा है। विदा लेते समय लूकस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माया भी खुश होती है कि वह लूकस और जूलिया से मिली क्योंकि वे दोनों उसे बहुत इंटरेस्टिंग सिबलिंग्स लगते हैं। दरअसल पिछली रात फोर्डन ने लूकस को बताया था कि माया कभी उसकी फियांसे थी, लेकिन सेरेमोनी के बाद जब लूकस को टैलेंटलेस माना गया तो एंगेजमेंट कैंसिल कर दी गई थी। एलन मैजिक स्कूल डैकटाउन के साउथ में स्थित है और कार्माइना एम्पायर के 3 मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल्स में से एक है। सभी न्यू स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट के 1 ईयर बाद एक एग्जाम देना होता है और रिजल्ट्स के आधार पर उन्हें अर्थ डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, विंड डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट और स्पेशल डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट एकेडमी में 6 इयर्स तक स्टडी करके सक्सेसफुली ग्रेजुएट कर ले तो उसे मेज क्वालिफिकेशन मिलती है। अकादमी में एक और नियम था, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स को स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलता था और अगर कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के दौरान ही मेज एग्जामिनेशन पास कर ले तो उसे 6th ईयर तक रुकने की जरूरत नहीं होती, वह पहले ही ग्रेजुएट कर सकता है। इसी बीच लूकस और जूलिया स्कूल प्लाजा में दिखाई देते हैं। जूलिया थोड़ा उदास होकर कहती है कि माया चली गई क्योंकि वह अपने फैमिली से फिर मिल गई है। जूलिया ने सोचा था कि वे दोनों साथ में एग्जाम देंगे। लूकस मुस्कुराकर कहता है कि यह अच्छी बात है कि माया अपने घर लौट गई, अब वह सेफ है। वह जूलिया को समझाता है कि अगर वे एग्जाम पास कर लेते हैं तो वे रोज क्लासमेट्स की तरह मिलेंगे, इसलिए उदास होने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर जूलिया का मूड फिर से अच्छा हो जाता है क्योंकि उसे पता है लूकस सही कह रहा है। प्लाजा में दौड़ते भागते हुए जूलिया लगभग हर किसी का अटेंशन खींच लेती है क्योंकि वह बहुत छोटी और क्यूट है। थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात मीना से होती है जो स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है। मीना का पर्सनालिटी कूल था और वह तुरंत जूलिया में इंटरेस्ट लेती है। वह पूछती है कि क्या जूलिया अपने ब्रदर के साथ सिर्फ आई है, लेकिन जूलिया बताती है कि वह भी एंट्रेंस एग्जाम देने आई है। यह सुनकर मीना शॉक हो जाती है और तुरंत समझ जाती है कि यही वह लड़की है जिसे एलीट कोर्स दिया गया है। मीना पूछती है कि क्या वह रायन फैमिली से है और जूलिया हैरान होकर पूछती है कि उसे यह कैसे पता। मीना मुस्कुराकर कहती है कि वह जल्द ही जान जाएगी और उन्हें रिसेप्शन डेस्क तक चलने को कहती है। लूकस नोटिस करता है कि मीना ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा, जैसे वह इनविजिबल हो। तब जूलिया मीना को याद दिलाती है कि उसके ब्रदर को भी रजिस्टर करना है। मीना को अचानक याद आता है और वह थोड़ा नर्वस होकर लूकस से मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट एग्जाम के बारे में पूछती है। जैसे ही वह यह कहती है, आसपास खड़े स्टूडेंट्स का ध्यान उनकी ओर चला जाता है। कई लोग पीछे पीछे लूकस का मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि मार्शल आर्ट्स चुनना स्टुपिडिटी है। एक स्टूडेंट हंसते हुए कहता है कि मैजिक स्कूल में मार्शल आर्ट्स सीखने आना कितना हिलेरियस है। लूकस को थोड़ा आश्चर्य होता है कि यहाँ भी लोग उसे लुक डाउन कर रहे हैं। वह जानता है कि मेजेस खुद को मार्शल आर्टिस्ट से सुपीरियर समझते हैं, लेकिन उसकी नजर में वे उतने पावरफुल नहीं हैं जितना सोचते हैं। लूकस के मन में साफ था कि अगर पेरेंट्स की इच्छा न होती तो उसे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। मीना समझ जाती है कि लूकस को बैकलैश उसकी वजह से मिला क्योंकि उसने जोर से मार्शल आर्ट्स का जिक्र किया था। वह तुरंत बात संभालते हुए कहती है कि रजिस्ट्रेशन के बाद वह खुद उसे एग्जाम वेन्यू तक ले जाएगी। यह सुनकर लूकस थोड़ा सरप्राइज्ड होता है और समझता है कि मीना बाकी लोगों से अलग, जेन्युइनली काइंड है। जो स्टूडेंट्स अभी तक लूकस को इग्नोर कर रहे थे वे यह देखकर शॉक हो जाते हैं कि मीना उससे कैजुअली बात कर रही है। थोड़ी देर बाद मीना उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स लेती है और उन्हें एम्बलम्स देती है, बताते हुए कि उनके एग्जामिन नंबर्स उसमें स्टोर्ड हैं और एग्जाम वेन्यू में एंटर करते समय इन्हें पहनना जरूरी है। मीना बताती है कि टोटल 3 टेस्ट आइटम्स हैं। पहला टेस्ट मैजिक लाइट से मैजिकल पोटेंशियल मेजर करने का है। दूसरा कंपैटिबिलिटी टेस्ट है जिसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट स्पिरिट्स की मदद से यह देखा जाता है कि एग्जामिनी किस एलिमेंट के साथ सबसे कंपैटिबल है। तीसरा टेस्ट डमी डॉल्स पर मैजिकल डिस्ट्रक्टिव पावर मेजर करने का है। लूकस पूछता है कि क्या मार्शल आर्ट्स एग्जामिनीज भी यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। मीना कहती है कि फेयरनेस के लिए सभी डिपार्टमेंट्स के लिए यही टेस्ट्स हैं। लूकस मन ही मन सोचता है कि अगर सच में फेयरनेस होती तो मार्शल आर्ट्स के लिए अलग टेस्ट बनाया जाता, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी। वह तय कर चुका था कि थोड़ा सा पावर दिखाकर वह मार्शल आर्ट्स के खिलाफ प्रेजुडिस तोड़ देगा। कुछ देर बाद वे पोटेंशियल मेजरमेंट एरिया में पहुंचते हैं। कैंडिडेट्स एक एक करके मैजिक लाइट पर हाथ रख रहे थे। जब लूकस की बारी आती है
और वह लाइट को छूता है तो रिजल्ट 0 दिखाता है। यह देखकर एग्जामिनर तक शॉक हो जाता है क्योंकि ऐसा फिनोमिनन लगभग 1000 ईयर्स में सिर्फ एक बार होता है। लूकस का रिजल्ट 0 आते ही आसपास खड़े स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन लूकस बिल्कुल भी वरीड नहीं होता क्योंकि वह पहले से ही यह एक्सपेक्ट कर चुका था। थोड़ी देर बाद जूलिया आगे बढ़ती है और मैजिक लाइट को छूती है। ऑर्ब से ब्राइट पर्पल लाइट निकलती है जो पोटेंशियल वैल्यू 7 आउट ऑफ 10 को दिखाती है। एग्जामिनर तक मान लेता है कि जूलिया इस साल के टॉप एग्जामिनीज में होगी। बाकी सभी सरप्राइज थे, लेकिन लूकस बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह अपनी सिस्टर की कैपेबिलिटी जानता था। लूकस धीरे से जूलिया से कहता है कि वह होल्ड बैक न करे। जूलिया सिर हिलाती है और ऑर्ब में और माना छोड़ती है। तुरंत लाइट गोल्डन बन जाती है और पूरा हॉल स्टन्ड रह जाता है। एग्जामिनर समझ जाता है कि जूलिया कितनी टैलेंटेड है, क्योंकि 2 इयर्स पहले एक स्टूडेंट ने गोल्डन लाइट दिखाई थी, लेकिन वह जूलिया से काफी बड़ी थी। टेस्ट खत्म होने के बाद जूलिया दौड़कर लूकस के पास आती है और मुस्कुराकर पूछती है कि क्या वह अमेजिंग थी। लूकस उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है कि वह सच में अमेजिंग है और आगे चलकर एक आर्च मेज बनेगी। इसी दौरान एक कैंडिडेट लूकस का मजाक उड़ाता है, कहता है कि वह टैलेंटलेस है और एक जीनियस मेज का बड़ा भाई है। उसका दोस्त तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि बेकार बातें मत कर, पता नहीं उसकी सिस्टर सुन ले तो क्या हो। यह सुनकर लूकस अंदर ही अंदर खुश होता है क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के अनुसार चल रहा था। वह चाहता था कि जूलिया लाइमलाइट में रहे ताकि वह खुद एक पीसफुल स्टूडेंट लाइफ जी सके। पिछले 3 इयर्स से वह जूलिया के टैलेंट को एनहांस करने में लगा हुआ था और अब उसके एफर्ट्स काम आ रहे थे। पोटेंशियल मेजरमेंट खत्म होने के बाद सभी कैंडिडेट्स को स्पिरिट हट में ले जाया जाता है जहां कंपैटिबिलिटी टेस्ट होना था। लूकस मन ही मन सोचता है कि आज उसके एफर्ट्स ब्लूम होने वाले हैं। टेस्ट शुरू होते ही सभी स्पिरिट्स जूलिया के आसपास जमा हो जाते हैं, जिससे बाकी स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं। एक स्टूडेंट जिसे लेवल 6 विंड गॉड ब्लेसिंग मिला था, फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है कि उसके टेस्ट में तो एक भी विंड स्पिरिट नहीं आया था। सभी को लगने लगता है कि जूलिया सभी एलिमेंट्स के साथ कंपैटिबल है। असल में इसमें लूकस का भी हाथ था, क्योंकि उसने जूलिया के लिए एक मेज सर्कुलेशन टेक्निक बनाई थी जिससे उसका पोटेंशियल बढ़ा था। जूलिया अभी लेवल 2 थी, लेकिन लूकस जानता था कि एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए यह काफी है। एग्जामिनर अनाउंस करता है कि जूलिया की कंपैटिबिलिटी स्कोर 90 है, जो सभी एग्जामिनीज में हाईएस्ट था। एग्जामिनर उसे कंग्रेचुलेट करता है, लेकिन जब जूलिया मुड़ती है तो देखती है कि कई स्टूडेंट्स उसे अजीब नजरों से घूर रहे हैं। वह घबरा जाती है और लूकस के पास आकर कहती है कि उसे डर लग रहा है। लूकस उसे समझाता है कि जीनियस होने की वजह से ऐसा होना नॉर्मल है और उसे इसकी आदत डालनी होगी। जूलिया सिर हिलाकर कहती है कि वह स्ट्रांग बनेगी ताकि लूकस को प्रोटेक्ट कर सके। लूकस अंदर ही अंदर अपनी सिस्टर को लेकर थोड़ा वरीड था और सोचता है कि उसे मेंटली स्ट्रांग बनाना जरूरी है। इधर सब लोग जूलिया की तारीफ कर रहे थे, लेकिन साथ ही लूकस को टैलेंटलेस कहकर मजाक भी उड़ा रहे थे। कंपैटिबिलिटी टेस्ट के दौरान स्पिरिट्स उसके पास तक नहीं आए थे, जैसे उन्हें उससे डिस्गस्ट हो। लेकिन एक स्टूडेंट अपने दोस्त से कहता है कि टेस्ट के दौरान कुछ स्ट्रेंज हुआ था। वह बताता है कि लूकस के बाहर आने के बाद एक फायर स्पिरिट का हाथ कटा हुआ दिखाई दिया, जिससे वह डर गया था। उसका दोस्त इस बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि स्पिरिट्स बहुत छोटे होते हैं और किसी टाइनी हैंड को उड़ते देख पाना लगभग इम्पॉसिबल है। लूकस यह सुनकर थोड़ा सरप्राइज्ड होता है क्योंकि किसी ने सच में वह सीन नोटिस कर लिया था। दरअसल वह स्टूडेंट सही था। टेस्ट के दौरान फायर स्पिरिट्स ने लूकस के प्रति हॉस्टाइल एटीट्यूड दिखाया था। शायद यह सब इसलिए था क्योंकि लूकस को फायर गॉड ने रिजेक्ट कर दिया था। कंपैटिबिलिटी टेस्ट के बाद जब लूकस बाहर निकल रहा था तो एक स्पिरिट ने उस पर थूक दिया क्योंकि वह उससे ग्रज रखता था, लेकिन लूकस ने चुपचाप पेबल से उसका आर्म उड़ा दिया और उसे एरोगेंस की सजा दे दी बिना किसी को पता चले। टेस्ट खत्म होने के बाद लूकस जूलिया से कहता है कि अब फाइनल टेस्टिंग एरिया चलते हैं और वह मुस्कुराकर पूछता है कि क्या इस बार भी वह फर्स्ट प्लेस ले पाएगी। जूलिया विनम्रता से कहती है कि फर्स्ट प्लेस तो उसी का है जब तक उसका भाई ऑल आउट नहीं जाता। लूकस हंसकर कहता है कि वह ऑल आउट जाने का सोच भी नहीं रहा क्योंकि प्लान तो यह है कि जूलिया ही उसे प्रोटेक्ट करेगी। जल्द ही वे मैजिक डिस्ट्रक्टिव पावर टेस्ट वेन्यू पर पहुंचते हैं जहां कई मेटल डमी डॉल्स रखे थे। लूकस कुछ स्टूडेंट्स को यह कहते सुनता है कि वे पूरी ताकत से अटैक करेंगे ताकि जूलिया फर्स्ट प्लेस न ले सके। एक स्टूडेंट कहता है कि शायद जूलिया डॉल को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, लेकिन दूसरा कहता है कि यह इम्पॉसिबल है क्योंकि डॉल्स स्पेशल मेटल और डिफेंसिव मैजिक से बने हैं और कर्स्ड क्लास से नीचे के अटैक्स सह सकते हैं। लूकस डॉल्स को ध्यान से देखता है और सोचता है कि वे काफी स्टर्डी हैं और यह उसके लिए लेवल 6 स्किल टेस्ट करने का अच्छा मौका हो सकता है। वह मन ही मन मानता है कि स्कूल आना बुरा फैसला नहीं था क्योंकि यहाँ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट पर प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। तभी पीछे कुछ स्टूडेंट्स एक नई आई लड़की से कहते हैं कि लाइन मत तोड़ो,
वह लड़की अपना मैजिक एक्टिवेट करती है और इतनी ओवरवेलमिंग ऑरा छोड़ती है कि सामने खड़ी लड़की डर से कांपने लगती है। फिर वह जूलिया और लूकस के पास आती है और जूलिया पर मेंटल मैजिक इस्तेमाल करती है, जिससे जूलिया डर कर लूकस के पीछे छिप जाती है और कहती है कि यह लड़की स्केरी है। लूकस उससे पूछता है कि वह कौन है। वह जवाब देती है कि वह आयोवा मिरांडा है, ड्यूक मिरांडा की ग्रैंडडॉटर। यह सुनते ही लूकस समझ जाता है कि वह कौन है, क्योंकि मिरांडा फैमिली एम्पायर के नॉर्दर्न रीजन की 3 ग्रेट हाउसेज में से एक है और इसी क्लैन ने कभी एक लेजेंडरी मेज पैदा किया था। इसका मतलब आयोवा उसकी माँ के छोटे भाई सायन मिरांडा की बेटी है। लूकस उससे पूछता है कि उसकी उम्र क्या है और वह सख्त चेहरे से कहती है कि वह 15 इयर्स की है। लूकस उसे कहता है कि उसे ऐसे मत घूरे क्योंकि वे कजिन्स हैं। आयोवा यह सुनकर शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसे कभी नहीं बताया गया था कि उसके कजिन्स भी हैं। फिर वह लूकस को सबके सामने एम्बैरस करने का फैसला करती है और मेंटल मैजिक इस्तेमाल करती है ताकि वह डर से खुद को एम्बैरस कर दे, लेकिन लूकस बिल्कुल नहीं हिलता। यह देखकर आयोवा स्टन्ड रह जाती है। लूकस उसे डांटता है कि पहली बार मिले फैमिली मेंबर पर मेंटल मैजिक इस्तेमाल करना कैसी एजुकेशन है। लूकस उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि मिरांडा फैमिली किस तरह की ट्रेनिंग देती है। आयोवा हैरान थी कि उसकी बेस्ट मैजिक भी लूकस पर काम नहीं कर पाई, जबकि लूकस मन ही मन सोच रहा था कि इतनी फ्लिम्जी मैजिक से एक स्ट्रॉन्ग विल्ड मार्शल आर्टिस्ट को कंट्रोल करना नामुमकिन है। कुछ देर बाद लूकस को टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। उसके जाते ही आयोवा जूलिया से कहती है कि ज्यादा कॉकी मत बनो क्योंकि फर्स्ट प्लेस वह लेने वाली है। लूकस लीडर बोर्ड देखता है और समझ जाता है कि आयोवा सेकंड प्लेस पर है, यानी वह जूलिया को चैलेंज करने आई है। लूकस तय करता है कि उसे इंटरफियर करना होगा क्योंकि वह जूलिया को फर्स्ट प्लेस हारने नहीं दे सकता। लूकस वापस जूलिया के पास आता है और उसे एक कैंडी देता है। जूलिया खुश होकर उसे खा लेती है, लेकिन वह असल में एक मेडिसिनल पिल होती है जो बहुत बिटर थी। लूकस उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है कि यह स्पेशल मैजिक मेडिसिन है, रेयर इंग्रेडिएंट्स से बनी है और जल्द ही उसे इसका इफेक्ट समझ आएगा। एग्जामिनर फिर लूकस को बुलाता है और कहता है कि वह टेस्ट अरीना में आए। अरीना में पहुंचने पर एग्जामिनर उसे निर्देश देता है कि वह डॉल पर अपनी फुल मैजिकल पावर से अटैक करे ताकि डिस्ट्रक्टिव फोर्स मेजर करके उसका फाइनल ग्रेड तय किया जा सके। क्योंकि लूकस मैजिक यूज नहीं कर सकता था, उसने एग्जामिनर से पूछा कि क्या वह फिजिकल अटैक यूज कर सकता है। यह सुनते ही बाकी स्टूडेंट्स हंसने लगे। उन्हें लगा कि फिजिकल स्ट्राइक से टेस्ट देना एक बारबैरिक तरीका है और वे मार्शल आर्टिस्ट्स का मजाक उड़ाने लगे। एक स्टूडेंट बोला कि लूकस अपना हाथ तोड़ लेगा और वहीं खत्म हो जाएगा। जब वे सब मजाक उड़ा रहे थे, जूलिया ने उन्हें साइड आई से घूरा, जिससे वे तुरंत चुप हो गए। जूलिया अंदर ही अंदर गुस्से में थी क्योंकि अगर लूकस ने उसे बिहेव करने को न कहा होता तो वह उन सबको सबक सिखा देती। तभी आयोवा जूलिया से पूछती है कि क्या सच में लूकस मैजिक यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि बिना मैजिक के कोई उसकी मेंटल मैजिक रोक सकता है। जूलिया कहती है कि उसका भाई सच में मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वह अमेजिंग है। आयोवा मानने को तैयार नहीं होती और सोचती है कि जूलिया अपने भाई से ट्रिक हो रही है, क्योंकि उसके हिसाब से मार्शल आर्टिस्ट कुछ खास नहीं कर सकते। अचानक टेस्ट एरिया में एक जोरदार धमाका होता है और सब चौंक जाते हैं। 2 मिनट्स अर्लियर एग्जामिनर ने लूकस से कहा था कि अटैक का तरीका मायने नहीं रखता। लूकस पोजीशन लेकर डमी की तरफ डैश करता है और एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे डमी दूर जाकर वॉल से टकराती है और उसके हेड पर गोल्डन लाइट चमकने लगती है। आयोवा यह देखकर शॉक रह जाती है क्योंकि लूकस की स्पीड हाई रैंकिंग विंड मैजिक जैसी थी और गोल्डन ग्लो का मतलब था कि अटैक कर्स्ड क्लास पावर का था। बाकी कैंडिडेट्स भी यकीन नहीं कर पाते कि एक टैलेंटलेस माना जाने वाला लड़का डमी को डैमेज कर सकता है। आयोवा समझ जाती है कि वही अकेली है जिसने लूकस की रियल एबिलिटी नोटिस की है और उसे यह भी महसूस होता है कि लूकस जानबूझकर अपनी स्ट्रेंथ हाइड कर रहा है क्योंकि वह ब्रैग तक नहीं कर रहा। एग्जामिनर को लगता है कि डमी मैल फंक्शन हुआ है, लेकिन वह लूकस को परफेक्ट स्कोर दे देता है। लूकस धन्यवाद कहता है और पूछता है कि गिरी हुई डमी कहाँ रखे, लेकिन एग्जामिनर कहता है कि वह बहुत हैवी है और उसे मैजिक से उठाया जाएगा। लूकस स्क्रीन की तरफ पीस साइन बनाकर जूलिया को दिखाता है, खुश कि उसने अपनी स्ट्रेंथ छिपाते हुए एडमिशन के लिए काफी स्कोर भी ले लिया। एग्जाम्स आगे बढ़ते हैं और लोग लूकस को भूलकर जूलिया के टैलेंट की बात करने लगते हैं। जब जूलिया की बारी आती है, वह रेड लाइटनिंग छोड़ती है, जो गोल्ड थंडर के बाद सबसे पावरफुल मानी जाती है। स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं और एक स्टूडेंट कहता है कि काश ग्रेजुएशन से पहले वह भी जूलिया के करंट लेवल तक पहुंच पाए।
जूलिया का रिजल्ट 9.5 अनाउंस होता है। अपने भाई के पास लौटकर वह रेड लाइटनिंग के बारे में बात करती है। कहती है कि पहले वह फुल फोर्स पर भी सिर्फ पर्पल लाइटनिंग बना पाती थी। उसे नहीं पता था कि लूकस की दी हुई पिल ने उसकी स्ट्रेंथ बूस्ट की थी, और लूकस यह बात बताता भी नहीं। इस दुनिया में मेजेस और मार्शल आर्टिस्ट्स दोनों की अपनी फार्मास्यूटिकल स्किल्स होती हैं। मेजेस पोशन एल्केमी करते हैं, जबकि मार्शल आर्टिस्ट्स डेन रिफाइनिंग करते हैं। मैजिक पोशंस को हमेशा एक मीडियम चाहिए, लेकिन मार्शल पिल्स सीधे बॉडी में अब्सॉर्ब हो सकती हैं। पहले ऐसे पिल्स काफी आम थे, लेकिन मार्शल आर्ट्स के डिक्लाइन के बाद डैन रिफाइनिंग लगभग लॉस्ट आर्ट बन गया। ऐसा मैजिक स्टोरेज पिल बनाना जो किसी की एबिलिटी बूस्ट कर सके बहुत रेयर है, क्योंकि इसके लिए मार्शल आर्टिस्ट को कम से कम लेवल 6 तक पहुंचना पड़ता है। पूरे एम्पायर में लूकस के अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा कर सकता है, लेवल 9 मार्शल आर्टिस्ट ड्यूक अर्सूजन, जो मिनिस्टर ऑफ मार्शल अफेयर्स है। दरअसल एम्पायर के सबसे महान मेजेस भी रिटूजन के सामने सिर झुकाकर मैजिक पिल्स मांगते हैं। अगर लोगों को पता चल गया कि लूकस भी ऐसे पिल्स बना सकता है तो बहुत बड़ा केओस मच सकता है, इसलिए यह बात सीक्रेट रहना जरूरी था। थोड़ी देर बाद लूकस और जूलिया एक बेंच पर बैठकर रेस्ट कर रहे थे। लूकस उसे बताता है कि क्लास असाइनमेंट्स के बाद जब वे डॉर्म्स में जाएंगे तब उसे अच्छे से आराम मिलेगा। तभी मीना वहां आती है। लूकस पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। मीना बताती है कि वह क्लास असाइनमेंट्स अनाउंस करने आई है, और वह दोनों को कंग्रेचुलेट करती है कि जूलिया एलीट क्लास में फर्स्ट आई है और लूकस मार्शल आर्ट्स क्लास में फर्स्ट। यह सुनकर जूलिया खुशी से उछल पड़ती है और लूकस मुस्कुराकर उसे बधाई देता है। साथ ही मजाक में कहता है कि अब वह उसी पर काउंट करेगा। मीना फिर जूलिया से पूछती है कि अगले ईयर वह किस डिपार्टमेंट में जाना चाहेगी, जिससे जूलिया कंफ्यूज हो जाती है। मीना समझाती है कि एकेडमी में 5 डिपार्टमेंट्स हैं, अर्थ, फायर, विंड, वाटर और स्पेशल, और 1 साल बाद टेस्ट्स के आधार पर स्टूडेंट्स को इनमें डिवाइड किया जाता है। जूलिया थोड़ा सोचकर कहती है कि उसके एट्रीब्यूट के हिसाब से विंड डिपार्टमेंट सही रहेगा। मीना एक्साइटेड होकर कहती है कि यह परफेक्ट चॉइस है, खासकर क्योंकि जूलिया को थंडर गॉड का ब्लेसिंग मिला है। मीना खुशी में जूलिया को पकड़कर हिलाने लगती है और कहती है कि वह विंड डिपार्टमेंट में उसका इंतजार करेगी। लूकस यह देखकर हैरान होता है कि डिपार्टमेंट्स पहले से ही टॉप टैलेंट जूलिया को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। मीना जूलिया को गर्ल्स डॉर्म तक ले जाने का ऑफर देती है। जूलिया अपने भाई को बाय कहती है और कहती है कि वे बाद में मिलेंगे। लूकस हाथ हिलाकर उसे विदा करता है और मीना से उसका ध्यान रखने को कहता है। दूसरी ओर आयोवा रिजल्ट्स देखती है और समझ जाती है कि जूलिया फर्स्ट आई है। फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं होती और सोचती है कि आने वाले सालों में वह फर्स्ट प्लेस लेगी। इधर लूकस मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट पहुंचता है। वह ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन बिल्डिंग देखकर पूरी तरह डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि वह किसी टूटे फूटे रैट हाउस जैसी लग रही थी, जैसे अभी गिर पड़ेगी। हालांकि लूकस सोचता है कि कम से कम यहाँ वह शांति से रह पाएगा और कोई उसे परेशान नहीं करेगा। बिल्डिंग के अंदर उसे एक व्हाइट हेयर्ड लड़का मिलता है जो उत्साह से अपना नाम काय बताता है और कहता है कि वह भी मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट में है। लूकस उससे हाथ मिलाकर रजिस्ट्रेशन डेस्क की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन काय लगातार उसके साथ चिपका रहता है और उसके डमी पंच की तारीफ करता रहता है। लूकस विनम्रता से कहता है कि उसमें कुछ खास नहीं था, बस लक था। अटेंडेंट उन्हें बताता है कि वे रूम 205 में रहेंगे, यानी काय और लूकस रूममेट्स होंगे। काय बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन लूकस पहले से ही थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। लॉबी से गुजरते हुए उन्हें एहसास होता है कि हालत उनकी सोच से भी बदतर है। रूम में पहुंचकर पता चलता है कि वहां 2 और लड़के रहते हैं, कॉलिंस और शार्प। कमरा इतना गंदा था जैसे पहले वहां कोई सुअर रहा हो। काय नाक पकड़ लेता है और दीवार से लटकती स्पाइडर देखकर लगभग बेहोश हो जाता है। परेशान होकर काय एक गोल्ड कॉइन निकालता है और कहता है कि जो भी कमरा साफ करेगा वह यह कॉइन दे देगा। कॉलिंस और शार्प तुरंत तैयार हो जाते हैं। लूकस हैरान नहीं होता, क्योंकि दोनों कॉमनर्स थे और उनके लिए यह पैसा बहुत मायने रखता था। जब वे सफाई कर रहे थे, काय अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए कह रहा था कि उसने इस तरह की जगह पर रहने के लिए साइन अप नहीं किया था। लूकस उसे शांत करते हुए कहता है कि स्कूल की रेप्यूटेशन देखते हुए हालात धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगे। काय मान जाता है, लेकिन तभी उसके पास एक और स्पाइडर आ जाती है और वह लड़की की तरह चीख पड़ता है, यह कहते हुए कि यह डॉम तो किसी प्रिजन से कम नहीं है। उसका हिस्सा मिल जाता है। काय एरोगेंट जरूर था, लेकिन मानना पड़ा कि वह काफी जेनरस भी है। तभी अटेंडेंट यूनिफॉर्म्स लेकर आता है और कहता है कि सभी जल्दी चेंज करके हॉल में होने वाले एंट्रेंस सेरेमनी में पहुंचें। यूनिफॉर्म्स देखकर काय फिर भड़क जाता है, क्योंकि वे डर्टी
और टैटर्ड थे, जबकि कॉलिंस और शार्प को वे ठीक ही लगते हैं। लूकस काई से कहता है कि स्कूल में स्टूडेंट रिक्वेस्ट सुनने का सिस्टम है और अगर वे कंप्लेंट करें तो शायद यूनिफॉर्म्स बदल सकती हैं। यह सुनते ही काई तुरंत हॉल जाने को कहता है और लूकस मन ही मन उसकी गलिबिलिटी पर हैरान होता है। कुछ देर बाद लूकस और उसके रूममेट्स हॉल में पहुंचते हैं। कॉलिंस हॉल की लग्जरी देखकर दंग रह जाता है, जबकि काई कहता है कि यह उसके घर जितना भव्य नहीं है। लूकस अपनी सिस्टर को ढूंढने की कोशिश करता है। तब काई बताता है कि इलीट कोर स्टूडेंट्स फ्रंट रो में बैठे हैं और शायद जूलिया वहीं होगी। वह यह भी नोटिस करता है कि उनके यूनिफॉर्म्स अलग हैं और सुझाव देता है कि लूकस सेरेमनी शुरू होने से पहले अपनी सिस्टर से मिल ले, क्योंकि मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट्स बहुत पीछे बैठते हैं। लेकिन लूकस मना कर देता है और अपनी सीट पर लौटने को कहता है। हालांकि अंदर ही अंदर वह जूलिया को उस प्रेस्टिजियस यूनिफॉर्म में देखकर खुश था। जब वे बैठते हैं, लूकस पास में एक लड़की को देखता है जो शायद मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट की ही थी। थोड़ी देर बाद स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट थियोड फॉर्मल स्टाइलिश अंदाज में आता है और स्कूल का पॉइंट सिस्टम एक्सप्लेन करता है। स्टूडेंट्स उसकी प्रेजेंस और इस बात से प्रभावित होते हैं कि वह ग्रेजुएशन से पहले ही लेवल 6 तक पहुंच चुका है। थियोड बताता है कि पॉइंट्स से मैजिक स्किल्स, रेयर बुक्स, मैजिकल बीस्ट्स और मास्टर्स की गाइडेंस तक मिल सकती है। लेबर से बहुत कम पॉइंट्स मिलते हैं, इसलिए इवेंट्स में हिस्सा लेना बेहतर है। स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स को मंथली पॉइंट्स भी मिलते हैं और मॉन्स्टर हंटिंग सबसे रिस्की लेकिन रिवॉर्डिंग तरीका है, क्योंकि स्कूल के पीछे मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज है। यह सुनकर लूकस तुरंत इंटरेस्टेड हो जाता है, क्योंकि उसे यह परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड लगता है। कई आवर्स बाद वह ट्रैंक्विलिटी इंसेंस जलाकर अपने रूममेट्स को गहरी नींद में सुला देता है और चुपचाप रूम से निकल जाता है। स्कूल के पीछे पहुंचकर वह एक ऊंची वॉल देखता है, लेकिन आसानी से उसे पार कर लेता है और मैजिकल फॉरेस्ट में उतर जाता है। वहां उसका सामना सबसे पहले एक हॉर्न्ड फ्रॉग मॉन्स्टर से होता है। लूकस उससे खेलते हुए उसका हॉर्न निकाल देता है और उसे इनकैपेसिटेटेड छोड़ देता है। पॉइजनस ब्लैक हॉर्न फ्रॉग के हॉर्न्स मैजिक पोशन बनाने में काम आते हैं और लूकस सोचता है कि इससे उसे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। लूकस को पता चला था कि एकेडमी की कलेक्शन में लेजेंडरी मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स भी हैं और कहा जाता है कि उनमें वही टेक्निक्स हैं जिन्हें कभी मार्शल गॉड ने यूज किया था। इन्हें पाने के लिए उसे पॉइंट्स कमाने थे, इसलिए वह मैजिकल बीस्ट माउंटेन में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। अपने ओवरपावर्ड आईज से वह आसपास के बीस्ट्स की लोकेशन आइडेंटिफाई करने लगा। लेवल 1 शेल माउस, लेवल 2 वन आइड बैट, लेवल 3 मैजिक क्रेस्ट लेपर्ड, सब उसके लिए कोई खतरा नहीं थे। वह उन्हें आसानी से वन शॉट करता गया और थोड़ी ही देर में मटेरियल्स का बड़ा हॉल इकट्ठा कर लिया। उसे भरोसा था कि इन्हें एक्सचेंज करके पॉइंट्स और डैन रिफाइनिंग के इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। फिर भी लूकस संतुष्ट नहीं था, क्योंकि पूरा एरिया असामान्य रूप से क्वाइट था और मैजिकल बीस्ट्स के ट्रेसेस बहुत कम थे। उसे शक हुआ कि यहाँ कोई पावरफुल बीस्ट टेरिटरी होल्ड कर रहा है। अपनी शार्प सेंसेस से उसने खोजा और एक केव में छिपे बीस्ट का पता लगा लिया। उसी समय वह बीस्ट भी लूकस को सेंस कर चुका था, लेकिन लूकस बिना रुके दूर उस केव की ओर डैश कर गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वह लेवल 6 आइस फायर वुल्फ था, जो बेहद डेंजरस दिख रहा था। लूकस ने समझ लिया कि स्ट्रॉन्ग टेरिटोरियल सेंस इसलिए है क्योंकि वह वुल्फ है, लेकिन बैटल मेनियक होने के कारण वह तुरंत उस पर टूट पड़ा। वुल्फ ने आइस ब्रेथ छोड़ी, जिससे लूकस का राइट आर्म फ्रीज हो गया। फिर भी लूकस ने उसके जॉ पर पंच मारकर उसे दूर उड़ा दिया। वह थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ कि वह बॉडी में होल नहीं कर पाया, लेकिन ट्रेनिंग के लिए उत्साहित होकर उसने वुल्फ को उठने को कहा। वुल्फ खड़ा हुआ और इस बार फायर ब्रेथ छोड़ी। लूकस फ्लेम्स में घिर गया और वुल्फ ने कई मिनट तक फायर बनाए रखा। उसे लगा लूकस मर गया है, लेकिन जैसे ही वह विक्ट्री हाउल करने लगा, लूकस उसके पीछे खड़ा था। ची से भरे पंच ने वुल्फ को खून उगलने पर मजबूर कर दिया और दूर फेंक दिया। लूकस ने उसकी तारीफ की कि वह फायर और आइस जैसे अपोजिंग एट्रीब्यूट्स स्किलफुली यूज कर रहा था, लेकिन वुल्फ के लिए लूकस एक हॉरर जैसा लग रहा था। वुल्फ ने आइस और फायर मिलाकर वेपर अटैक किया। लूकस ने उसे डिस्पेल कर दिया। वुल्फ भागने लगा, लेकिन लूकस ने उसका टेल पकड़कर उसे जोर से पटक दिया। लड़ाई के दौरान लूकस को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, बल्कि वह एक्सिलरेटेड था। अचानक वुल्फ ने वेव ब्लास्ट से उसे दीवार में दे मारा और पावरफुल फ्लेम ब्रेथ छोड़ी, लेकिन लूकस ने डॉज कर लिया और फ्लेम्स के बीच से निकलकर गैप क्लोज कर लिया। लूकस ने ऐसा पंच मारा कि जमीन टूट गई और मैसिव शॉक वेव निकली। फिर एक और पंच हेड पर पड़ा। वुल्फ समझ गया कि अगर लड़ाई जारी रही तो उसकी मौत तय है। आखिरी उपाय के रूप में उसने सरेंडर कर दिया। झुककर एक ब्लू रेड कोर बाहर निकाला। यह देखकर लूकस चौंक गया, क्योंकि इस दुनिया में कुछ मैजिकल बीस्ट्स जन्म से ही कोर के साथ पैदा होते हैं। बीस्ट कोर एक रेयर मैजिकल मटेरियल होता है जो उस बीस्ट की लाइफ टाइम पावर सोर्स बनता है, लेकिन अगर उसमें ह्यूमन ब्लड की एक बूंद भी मिल जाए तो वह मैजिकल बीस्ट उस इंसान का सबऑर्डिनेट बन जाता है। वुल्फ के कोर्स छोड़ने से लूकस समझ गया
कि वह खुद को उसका सबॉर्डिनेट बनाना चाहता है। लूकस इसे रेयर अपॉर्चुनिटी मानकर स्वीकार कर लेता है, क्योंकि लेवल 6 सबॉर्डिनेट मैजिकल बीस्ट मिलना मेजेस के लिए भी अनकॉमन है। हालांकि उसे यह भी लगता है कि वुल्फ ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बीस्ट्स आमतौर पर प्राउड होते हैं और ह्यूमंस के आगे झुकते नहीं। लूकस अपने ब्लड की बूंद कोर्स पर गिराता है, लाइट चमकती है और फिर वुल्फ कोर्स निगल लेता है। अचानक लूकस को कोई मास्टर कहकर पुकारता है और वह चौंक जाता है। वुल्फ बताता है कि वही उससे बात कर रहा है। लूकस समझ जाता है कि अब वह उसकी लैंग्वेज समझ सकता है। वह खुश होकर उसका नाम ऊरू रखता है। अब मास्टर बनने के बाद लूकस सोचता है कि टेरिटोरी की चीजें भी उसकी ही होंगी। वह पूछता है कि क्या ऊरू ने कोई यूजफुल ट्रेजर इकट्ठा किया है। ऊरू उसे केव के अंदर ले जाता है, जहां पेल्ट्स, बोन्स और जेमस्टोन्स पड़े थे। लूकस यह देखकर खुश हो जाता है, लेकिन ऊरू बताता है कि यह असली ट्रेजर नहीं है। असली ट्रेजर में कई लेवल 3 बीस्ट कोर्स और 2 लेवल 6 कोर्स भी थे। ऊरू बताता है कि उसने वाटर और फायर एट्रीब्यूट कोर्स खाकर लेवल अप किया। लूकस समझ जाता है कि बीस्ट्स को लेवल अप करने के लिए इक्वल या स्ट्रॉन्गर बीस्ट्स के कोर्स खाने पड़ते हैं, यानी ऊरू ने कम से कम 2 बराबरी के ओपोनेंट्स हराए थे। रिवॉर्ड के रूप में लूकस उसे रिकवरी मेडिसिन देता है और कहता है कि वह केव और ट्रेजर्स की गार्डिंग करता रहे। ऊरू अपने पहले मिशन को लेकर गंभीरता से सिर झुका देता है। अगले दिन लूकस क्लासरूम पहुंचता है। पूरी रात जागने के बाद भी ट्रैंक्विलिटी इंसेंस की वजह से उसे फटीग नहीं था। स्टूडेंट्स कंप्लेन करने लगते हैं कि टीचर अभी तक नहीं आया। काय गुस्से में कहता है कि शायद मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट को टीचर देना ही भूल गए। तभी एक ड्रंक आदमी आता है और खुद को सिगल, उनका होमरूम टीचर बताता है। काय हैरान रह जाता है, क्योंकि सिगल डर्टी और अस्त व्यस्त दिख रहा था। अचानक सिगल जोर से चिल्लाता है, जिससे काय लगभग बहरा हो जाता है। लूकस समझ जाता है कि उसकी मूवमेंट से वह कम से कम लेवल 5 या 6 मार्शल आर्टिस्ट है। सिगल अटेंडेंस लेने लगता है और तीशी सबसे पहले जवाब देती है। अटेंडेंस के बाद सिगल को याद आता है कि वह टेक्स्ट बुक लाना भूल गया है, इसलिए वह टीशी को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाकर अपने लैब से किताबें लाने भेज देता है। टीशी हैरान होती है और काय गुस्से में खड़ा होकर कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव कंपटीशन से चुना जाना चाहिए और अपने पेडिग्री की डींगें हाँकने लगता है। तभी सिगाल एक प्रोजेक्टाइल मारकर उसे चुप करा देता है और याद दिलाता है कि बिना परमिशन बात करना मना है। जाते जाते वह टीशी से कहता है कि टेक्स्ट बुक्स बांट दे और सबको सेल्फ स्टडी करने को कहता है। टीशी अपने आप पर प्राउड थी, क्योंकि उसने न सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम पास किया था, बल्कि उसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी बना दिया गया था। वह मन ही मन वाव करती है कि इस अपॉर्चुनिटी से वह अपनी फेट बदल देगी। उधर काय अभी भी अपने स्वोलन हेड को सहला रहा था और लूकस कहता है कि टीचर में कुछ अजीब है। काय तुरंत अग्री करता है और कहता है कि उन्हें सेगल की कंप्लेंट करके उसे फायर करवा देना चाहिए। लेकिन लूकस सिचुएशन एनालाइज करता है और समझता है कि सीगल पहले सीरियस इंजरीज झेल चुका है, इसलिए उसकी मूवमेंट्स ऐसी हैं। इससे लूकस सोच में पड़ जाता है कि इंजरी से पहले सीगल कितना स्ट्रांग रहा होगा। वह काय से कहता है कि वह कंप्लेंट नहीं करेगा, क्योंकि वह देखना चाहता है कि सिगल सिखा क्या सकता है। कुछ आवर्स बाद काय और लूकस कैफेटेरिया के बाहर दिखाई देते हैं। काय लगातार कंप्लेन कर रहा था कि सिगल ने उन्हें आवर्स तक सेल्फ स्टडी करने को छोड़ दिया। तभी लूकस अपनी सिस्टर से मिलता है और उसके सिर पर हाथ रखकर पूछता है कि उसकी फर्स्ट क्लास कैसी रही। जूलिया बताती है कि उसकी होमरूम टीचर लिंडा बहुत नाइस हैं और उन्होंने उसे मोटिवेट किया कि वह अगले वीक क्लास रिप्रेजेंटेटिव बने। यह सुनकर काय फिर बोल पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली रिप्रेजेंटेटिव्स 1 वीक बाद चुने जाते हैं। जूलिया हैरान होकर लूकस से पूछती है कि क्या वह मार्शल आर्ट्स क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन लूकस मना कर देता है और खाने चलने का सुझाव देता है। कैफेटेरिया में मील्स भी पॉइंट सिस्टम से मिलते थे। न्यू स्टूडेंट्स एक बार कैश देकर पॉइंट्स ले सकते थे, लेकिन एक्सचेंज रेट डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग था। जूलिया को अच्छा मील मिला, लेकिन मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट्स को बहुत कम पॉइंट्स मिले। काय गुस्से में कहता है कि टीचर्स तक डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। एक टीचर जवाब देता है कि स्कूल में स्टेटस नहीं, सिर्फ पॉइंट्स मायने रखते हैं। काय सूखी ब्रेड खाते हुए कहता है कि यहाँ पढ़ना ह्यूमन राइट्स छोड़ने जैसा है। जूलिया उसे अपना फूड ऑफर करती है और काय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है जूलिया बहुत काइंड है। थोड़ी देर बाद माया आती है और थैंक्स के तौर पर कुकीज देती है। जूलिया खुशी से लेती है। लूकस भी टेस्ट करके उसकी बेकिंग की तारीफ करता है। काय भी कुकीज लेकर कहता है कि उनका टेस्ट ट्रॉय फैमिली की स्वीट्स जैसा है। काय मजाक में लूकस को छेड़ता है कि वह इतनी सुंदर लड़की को कैसे जानता है, और लूकस चुप रहता है क्योंकि वह सच नहीं बता सकता। माया के जाने के बाद लूकस चैन की सांस लेता है और सोचता है कि कैफेटेरिया फेमिलियर फेसेस से मिलने की जगह है। जैसा उसने सोचा था, मीना भी वहां आ जाती है और थोड़ी देर बाद थियोड फायर मैजिक से उड़ते हुए अपनी ऑरा दिखाता फिरता है। लूकस समझ जाता है कि वह शो ऑफ पसंद करता है और उसे याद आता है
कि वह लेवल 6 मैजिक मेडिसिन की मदद से यूज करता है, इसलिए लूकस उसे ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता। तभी लूकस सीगल को कैफेटेरिया से निकलते देखता है और सोचता है कि वह कहाँ जा रहा है। उधर कुछ टीचर्स सिगाल की बैड हैबिट्स की शिकायत कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग उसके लिए सिंपैथी भी रखते थे, क्योंकि वे जानते थे कि एक घटना के बाद ही वह ऐसा बदल गया था। सिगाल कुछ देर बाद बाकी टीचर्स और हेडमास्टर के साथ जुड़ता है। मीटिंग शुरू होते ही हेडमास्टर बताते हैं कि आज का एजेंडा मैजिकल बीस्ट टेमिंग टूर्नामेंट है। कारमाइना एम्पायर में मैजिकल बीस्ट्स के अटैक्स आम बात हैं, इसलिए टेमिंग स्किल्स जरूरी मानी जाती हैं और इसी वजह से एलन मैजिक स्कूल में हर साल नए स्टूडेंट्स के लिए यह टूर्नामेंट होता है। जूलिया की होमरूम टीचर लिंडा बताती हैं कि कंपटीशन के लिए 2000 से ज्यादा लेवल 1 मैजिकल बीस्ट्स तैयार किए गए हैं और वह सुझाव देती हैं कि टूर्नामेंट यूजुअल की तरह 6 डेज बाद कराया जाए। तभी टीचर ग्रेग बोलता है कि टूर्नामेंट तो ठीक है, लेकिन मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वे मैजिकल बीस्ट्स के खिलाफ टिक नहीं पाएंगे। सीगल तुरंत असहमत होता है। ग्रेग कूल बनने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडा बीच में बोलकर सिगाल का सपोर्ट करती है और कहती है कि नए स्टूडेंट्स होने के नाते मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट्स को भी पार्टिसिपेट करने का हक है। एक और टीचर सहमत होता है कि सभी स्टूडेंट्स के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ग्रेग अंदर ही अंदर गुस्से में था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि अब भी कुछ लोग सिगल का समर्थन करते हैं, खासकर लिंडा। आखिरकार उसे पीछे हटना पड़ता है, हालांकि वह सोचता है कि मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट्स मॉन्स्टर्स देखकर रो पड़ेंगे। हेडमास्टर घोषणा कर देते हैं कि मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट्स भी टूर्नामेंट में भाग लेंगे। मीटिंग के बाद कुछ टीचर्स लिंडा से पूछते हैं कि क्या वह सच में मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट्स को टूर्नामेंट में भेजने के फैसले से सहमत हैं, क्योंकि ग्रेग की बात में कुछ सच्चाई थी। लिंडा मुस्कुराकर कहती हैं कि बहुत पहले किसी ने उन्हें सिखाया था कि जो मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता वह खुद को मार्शल आर्टिस्ट कहने का हकदार नहीं है, और वह व्यक्ति सिगल ही था। वह यह भी बताती हैं कि जो स्टूडेंट टूर्नामेंट में भाग लेने से मना करेगा उसे सिगल खुद डिपार्टमेंट से निकाल देगा। क्लास में लौटकर सिगल स्टूडेंट्स को टूर्नामेंट के बारे में बताता है और कहता है कि अब से वे कॉम्बैट ट्रेनिंग करेंगे ताकि सभी मैजिकल बीस्ट से लड़ने लायक बन सकें। काय फिर क्लास रिप्रेजेंटेटिव की बात छेड़ देता है और कहता है कि टूर्नामेंट आमतौर पर रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए होता है, लेकिन सिगल फिर उसके सिर पर मारकर उसे चुप करा देता है। लूकस ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा था और उसे चिंता थी कि स्पारिंग में वह अपनी ताकत कैसे कंट्रोल करेगा। ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचकर लूकस कुछ देर टिशी को ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि वह काफी स्ट्रांग है और क्लास में शायद वही एक है जो उससे थोड़ा कम स्ट्रांग है। इससे लूकस को एहसास होता है कि सिगल ने उसे रिप्रेजेंटेटिव सोच समझकर बनाया है। घंटों की ट्रेनिंग के बाद लंच बेल बजती है और सिगल ट्रेनिंग खत्म करने का ऐलान करता है। काय राहत की सांस लेता है, जबकि कॉलिंस और शार्प कैफेटेरिया जाने की बात करते हैं। कॉलिंस बताता है कि वह काय के लिए फूड लाएगा, जैसा उसने वादा किया था। शार्प हैरान होकर पूछता है कि क्या उसने काय से कोई डील की है। काय बताता है कि उसने कॉलिंस को 2 कॉइन्स दिए हैं और बदले में 2 पॉइंट्स का फूड लाने को कहा है। इस तरह कॉलिंस कॉइन्स बचाता है और काय पॉइंट्स, यानी दोनों का फायदा। यह सुनकर शार्प पछताता है कि काश उसे भी पहले पता होता तो वह भी यह डील कर लेता। कॉलिंस मुस्कुराता है और शार्प से कहता है कि अगली बार की डील वह उसे लेने देगा। अंदर ही अंदर लूकस समझ जाता है कि कॉलिंस काफी स्मार्ट है, क्योंकि वह पॉकेट मनी भी कमा रहा है और ह्यूमन रिलेशंस भी स्मूथ रख रहा है। काय फिर लूकस के पास आकर अपनी डील पर शेखी बघाड़ता है और कहता है कि उसे भी उसकी तरह सोचना चाहिए। लूकस उसे इग्नोर कर देता है, जिससे काय ऑकवर्ड हो जाता है। थोड़ी देर बाद काय खुद को समझा लेता है कि लूकस को पॉइंट्स की चिंता ही नहीं, क्योंकि उसकी सिस्टर इलीट कोर्स में है। लेकिन काय यह नहीं जानता कि जूलिया के बिना भी लूकस भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि वह फॉरेस्ट में जाकर बीस्ट्स हंट करके अपना खाना खुद बना सकता है। फायर पर मीट रोस्ट करते हुए लूकस को याद आता है कि मीना फिर से जूलिया के करीब आने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से वह तय करता है कि उसे अलर्ट रहना होगा ताकि मीना की इंटेंशन साफ रहें। तभी लूकस देखता है कि उरू मीट को देखकर लार टपका रहा है। लूकस हंसकर उसे भी खाना देता है और कहता है कि खाने के बाद ट्रेनिंग स्पार होगा, लेकिन वह इजी जाएगा। यह सुनकर उरू अंदर ही अंदर डर जाता है। उधर रायन फैमिली एस्टेट में होल नोटिस करता है कि कैथरीन बच्चों को याद करके उदास है। वह उसे बताता है कि वह काम से डैकटाउन जा रहा है और उसे साथ ले जाएगा। कैथरीन खुश होकर उसे गले लगा लेती है। वहीं काउंट ग्राइंड्स एस्टेट में मास्ड नोबल लेडीज की मीटिंग चल रही होती है, जिसमें जेसिका भी शामिल है। ग्रुप की लीडर वही डीमन लेडी है जो धीरे धीरे अपनी पावर रिकवर कर रही है। वही कार्लाय वह सबको जेड ड्रीम ड्रिंक देती है, जो असल में उसका ब्लड होता है। ड्रिंक पीते ही उनके शरीर ग्लो करने लगते हैं और वह इस डिजायर का फायदा उठाती है।
बाद में डीमन लेडी जेसिका को अलग बुलाकर पूछती है कि जूलिया बैंडिट अटैक से कैसे बची। जेसिका बताती है कि जूलिया ने लेवल 7 ब्लेसिंग की वजह से बैंडिट्स को हराया। डीमन समझ जाती है कि जूलिया में मिरांडा ब्लड लाइन का टैलेंट है, लेकिन उसे शक होता है कि लेवल 7 इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। जेसिका से पूछती है कि क्या वह कैथरीन और उसकी बेटी को मरवाकर बैरोनेस बनना चाहती है। जेसिका हाँ कहती है और डीमन तुरंत उस पर अपना इंसिग्निया बना देती है, उसे कंट्रोल में ले लेती है। एकेडमी में अगली सुबह टीशी अनाउंस करती है कि कॉम्बैट ट्रेनिंग जारी रहेगी। काय और बाकी स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि ट्रेनिंग बहुत टीडियस है और पूरा शरीर सोर है। टिशी मानती है कि ट्रेनिंग क्रूअल है, लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए जरूरी है। लूकस और उसके रूममेट्स बिल्कुल फाइन दिखते हैं और सब मान लेते हैं कि वे नेचुरली टफ हैं। असल में वे ट्रैंक्विलिटी इंसेंस की वजह से फ्रेश थे। ट्रेनिंग शुरू होती है और काय लूकस के साथ स्पार करता है। काय चार्ज करता है, लेकिन लूकस उसे पीछे धकेल देता है। काय सोचता है कि वह बराबरी कर रहा है, जबकि लूकस पूरी तरह होल्ड बैक कर रहा होता है। स्पार के दौरान लूकस महसूस करता है कि कोई दूर से उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। सच में एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा सब कुछ ध्यान से देख रहा होता है। काय देखता है कि लूकस डिस्ट्रैक्टेड है और मौका पाकर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन लूकस के रिफ्लेक्सेस बहुत तेज थे। वह आसानी से डॉज कर देता है और काय जमीन पर गिर पड़ता है। फिर भी काय उठकर कहता है कि फाइट तब तक खत्म नहीं होगी जब तक क्लियर विक्टर न मिल जाए। लूकस फिर स्टैंस लेता है और चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। दूर पेड़ के नीचे जो बूढ़ा आदमी उन्हें देख रहा था वह ओतानी था। लाइब्रेरी लौटते समय मीना उसे साथ चलने का ऑफर देती है, लेकिन वह मना कर देता है। ओतानी पहले ही समझ चुका था कि लूकस अपनी ट्रू एबिलिटीज छिपा रहा है, इसलिए वह उसे आगे भी ऑब्जर्व करने का फैसला करता है। कई घंटों बाद कॉम्बैट ट्रेनिंग खत्म होती है। सिगल ने उन्हें मसाज टेक्निक्स सिखाई थीं, जिससे सब अपने सोर मसल्स आराम दे पाते हैं। लूकस खुश था क्योंकि अब सब भूल जाएंगे कि सुबह सिर्फ वही और उसके रूममेट्स एनर्जेटिक थे। वह तय करता है कि अब नया ट्रेनिंग ग्राउंड बनाना है, जिसके लिए मटेरियल्स खरीदने होंगे। स्कूल की मैजिक शॉप रेयर आइटम्स से भरी थी। अंदर जाकर लूकस को लगा जैसे किसी मॉल में आ गया हो, लेकिन प्राइसेस देखकर उसे अंदाजा हुआ कि महीने में करीब 100 पॉइंट्स खर्च हो सकते हैं। वह सोचता है कि जूलिया पर हमेशा डिपेंड करना सही नहीं होगा, इसलिए वह उस दिन सिर्फ मैजिक पोशंस खरीदता है और तय करता है कि अगली बार उरू की केव के मटेरियल्स एक्सचेंज करेगा। काउंटर पर अटेंडेंट सो रही थी। लूकस ने आइटम्स रखे तो उसने बताया कि टोटल कॉस्ट 5 पॉइंट्स है और मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिमिटेड पॉइंट्स देखते हुए यह काफी था। पेमेंट के बाद वह जाने लगा तो अटेंडेंट ने सावधान रहने को कहा, लेकिन लूकस मुस्कुराकर बोला कि वह फिर और खरीदने आएगा। अटेंडेंट हैरान थी कि मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट पोशन आइटम्स क्यों खरीद रहा है, लेकिन उसने सोचा कि शायद नोबल होने के कारण वह रेकलेस स्पेंडिंग कर रहा है। बाद में लूकस उरू की केव पहुंचकर पोशंस मिलाकर मेडिसिनल बाथ लेता है। बाथ के बाद उसे लगता है कि बचा हुआ पानी फेंकना वेस्ट होगा, लेकिन किसी को पिलाया भी नहीं जा सकता। तभी वह मुड़कर देखता है कि उरू बाथ वाटर पी चुका है। लूकस पहले घिन महसूस करता है, फिर हंसकर कहता है कि इससे उसका शरीर भी स्ट्रांग होगा। उरू खुश होकर बीफ मांगता है और लूकस तय करता है कि लो ट्रैफिक आवर्स में मटेरियल्स एक्सचेंज करेगा और टूल्स रात में केव तक पहुंचाएगा। ट्रेनिंग डमी खरीदते समय लूकस उसे आसानी से उठा लेता है। शॉप अटेंडेंट मदद की पेशकश करती है और उसे कभी भी आने को कहती है। उसे लगता है कि लूकस ने मटेरियल्स अपने फैमिली से पाए हैं, इसलिए शक नहीं होता। उधर सीगल अपने स्टूडेंट्स को डांटता है कि वे स्लैक ऑफ न करें, क्योंकि टेमिंग टूर्नामेंट अगले दिन है और जो तैयार नहीं है वे अभी ड्रॉप आउट कर सकते हैं। साइगल ट्रेनिंग ग्राउंड में घूम घूम कर उन स्टूडेंट्स को एडवाइस दे रहा था जिन्हें वह वीक समझता था। वह काय को डांटता है कि वह बहुत कमजोर है, लेकिन काय बहस करता है कि उसने लूकस, शार्प और कॉलिंस को हरा दिया है। यह सुनते ही सिगल उसके सिर पर एक जोरदार फ्लिक मारता है और वह दर्द से जमीन पर बैठ जाता है। फिर सिगल बाकी रूममेट्स की ओर मुड़कर कहता है कि उसे शर्म आती है कि वे काय जैसे वीक लड़के से हार गए। उसे पता नहीं था कि शार्प और कॉलिंस जानबूझकर हारे थे और लूकस ट्रबल अवॉइड करना चाहता था। सिचुएशन संभालने के लिए सिगाल टीशी को काय से स्पार करने को कहता है। काय एक्साइटेड होकर मैदान में जाता है और कहता है कि वह होल्ड बैक नहीं करेगा, क्योंकि वह साबित करना चाहता है कि वही क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने लायक है। फाइट शुरू होते ही काय ब्लाइंडली चार्ज करता है। उसे लगता है कि हिट लग गई, लेकिन टीशी आसानी से डॉज करके उसके पेट पर काउंटर अटैक कर देती है। काय किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन हेड पर काउंटर किक खाकर लड़खड़ा जाता है। वह फिर भी उठता है, लेकिन टीशी पाम स्ट्राइक से उसे दीवार तक धकेल देती है। यह देखकर बाकी स्टूडेंट्स समझ जाते हैं कि सिगाल ने टीशी को रिप्रेजेंटेटिव क्यों चुना। सिगाल क्लास को चेतावनी देता है कि मैजिकल बीस्ट्स कोई मर्सी नहीं दिखाएंगे, इसलिए सबको पूरी ताकत लगानी होगी। लूकस फाइट एनालाइज करता है और समझ जाता है कि काय ने शुरुआत से ही डिफेंस छोड़कर हमला किया और यही उसकी हार का कारण बना।
स्पारिंग के बाद तिशी काय से पूछती है कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन काय चुप रहता है। सिगल समझ जाता है कि वह गुस्से में है और अनाउंस करता है कि टूर्नामेंट में हर स्टूडेंट को कम से कम एक मैजिकल बीस्ट टेम करना होगा, वरना डिपार्टमेंट से बाहर कर दिया जाएगा। सिगल के जाने के बाद लूकस काय को डिफेंस सुधारने की सलाह देता है, लेकिन काय अचानक बताता है कि वह तीशी पर फिदा हो गया है क्योंकि वह पहली लड़की है जिसने उसे किक मारी। वह यहाँ तक कह देता है कि उसने उनके फ्यूचर किड्स के नाम तक सोच लिए हैं। लूकस समझ जाता है कि काय होपलेस मैसोचिस्ट है। अगले दिन स्टूडेंट्स अरीना पहुंचते हैं और उसका साइज देखकर दंग रह जाते हैं। नीचे रोरिंग बीस्ट्स देखकर काय के तो होश उड़ जाते हैं। ग्रेग के स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट्स को देखकर नाराज होते हैं, लेकिन सिगाल अपने स्टूडेंट्स का बचाव करता है और सबको रूल्स पर ध्यान देने को कहता है। लूकस हैरान होता है कि सिगल उनके लिए खड़ा हुआ। काय नर्वस था, लेकिन लूकस उसे एडवाइस देता है कि बीस्ट्स को सिगल समझकर लड़े और डिफेंस पर फोकस करे। सिगल दूर से यह सुनकर समझ जाता है कि लूकस एडवाइस देने में काफी शार्प है। कुछ देर बाद एग्जामिनर आता है और घोषणा करता है कि जो स्टूडेंट 10 मैजिकल बीस्ट्स टेम करेगा उसे परफेक्ट स्कोर मिलेगा और जो बीस्ट्स को मारेगा उसके पॉइंट्स कटेंगे। एग्जामिनर बताता है कि टाइम लिमिट 10 मिनट्स है और अगर कोई घायल हो जाए तो अरीना के बाहर मौजूद टीचर को बुलाने के लिए जोर से चिल्लाना होगा। रूल समझाने के बाद वह टूर्नामेंट शुरू करता है और फर्स्ट ग्रुप को अंदर जाने को कहता है। जूलिया सबसे पहले एंटर करती है और नोटिस करती है कि टेस्ट एरिया स्पेस बैरियर से ढका हुआ है। तब उसे समझ आता है कि इतने छोटे बिल्डिंग में मैजिकल बीस्ट्स कैसे रखे गए थे। अंदर जाते ही बीस्ट्स उस पर रोर करने लगते हैं, लेकिन जूलिया एक्साइटेड होकर लाइटनिंग वेव छोड़ती है और मुकाबला शुरू कर देती है। बाहर एग्जामिनर बताता है कि टूर्नामेंट के बीस्ट्स पर स्पेशल मैजिक पोशन लगाया गया है और जैसे ही कोई बीस्ट सबमिट करता है उसके शरीर से विविड स्मोक उठती है। टीचर्स मैजिक सर्कल्स की मदद से बैरियर के अंदर की सिचुएशन ट्रैक कर रहे थे, जिससे हर स्टूडेंट का टेमिंग काउंट और स्कोर पता चल रहा था। केवल 3 मिनट्स बाद जूलिया परफेक्ट स्कोर लेकर बाहर आ जाती है। वह लिंडा के पास दौड़ती है और लिंडा उसकी तारीफ करती है कि उसने सिर्फ 3 मिनट्स में फिनिश कर दिया। जूलिया अपने ब्रदर के बारे में पूछती है और लिंडा बताती है कि मार्शल आर्ट्स वेन्यू नंबर 10 पर होगा और उन्हें लास्ट में बुलाया जाएगा, इसलिए जूलिया स्नैक्स लेने चली जाती है। उधर आयोवा भी उत्सुक थी कि क्या लूकस फिर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज दिखाएगा। लगभग 2 आवर्स बाद भी मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे। काय नर्वस था, लेकिन लूकस कहता है कि एबिलिटी के मामले में मार्शल आर्टिस्ट्स मेजेस से इंफीरियर नहीं है। यह सुनकर सिगल उठकर ताली बजाता है और स्टूडेंट्स से कहता है कि उन्हें खुद को कम नहीं समझना चाहिए, कि लेवल 1 बीस्ट्स इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और मार्शल आर्टिस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ और क्लोज कॉम्बैट में लो लेवल मेजर्स से बेहतर होते हैं। स्टूडेंट्स को सिगल का इनकरेजमेंट अजीब जरूर लगा, लेकिन अच्छा भी लगा। तिशी लौटकर बताती है कि अभी तक कोई इंजर्ड नहीं हुआ। ज्यादातर लोग ज्यादा मैजिक यूज करने से एग्जॉस्टेड हैं। वह यह भी बताती है कि बीस्ट्स की मूवमेंट बैरियर्स से रिस्ट्रिक्टेड है ताकि स्टूडेंट्स सराउंड न हो जाएं और अगर कोई कमजोर बीस्ट ढूंढना चाहे तो जगह बदल सकता है। यह सुनकर स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं और तिशी की तारीफ करने लगते हैं। सिगाल मन ही मन खुश था कि उसने सही रिप्रेजेंटेटिव चुना। तभी ग्रेग आता है और मार्शल आर्ट्स क्लास का मजाक उड़ाता है। कहता है कि वे सिर्फ चीप मेथड से ग्रेड्स पाएंगे और शायद डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाए। लूकस यह सुनकर गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे अपने पास्ट लाइफ के बुलीज याद आ जाते हैं। वह खड़ा होकर सिगल से कहता है कि वह फर्स्ट एंटर करना चाहता है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में वह फर्स्ट था। सिगल पूछता है कि क्या वह नर्वस है, लेकिन लूकस कहता है कि वह एक्सीलेंट रिजल्ट लाकर सबको जवाब देगा। क्लास उसके सपोर्ट में चीयर करने लगती है और सीगल को महसूस होता है कि उसके स्टूडेंट्स अब पहले जैसे टिमिड नहीं रहे। 10 मिनट्स बाद लूकस वेन्यू में एंटर करता है। अंदर कदम रखते ही वह नोटिस करता है कि ऊपर डिटेक्शन मैजिक सर्कल लगा है। लूकस समझ जाता है कि अगर वह मूवमेंट के दौरान उस सर्कल से बचे तो टीचर्स बैरियर के अंदर क्या हो रहा है यह नहीं जान पाएंगे। वह यह भी जानता था कि जब कोई बीस्ट किसी को मास्टर मान लेता है तो सोल कनेक्शन बन जाता है और एबिलिटीज का टेम्पररी यूज भी संभव होता है। केव में उरू खेल रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि लूकस उसकी ऑरा यूज कर रहा है। लूकस खुद को उरू की ऑरा से ढक लेता है और सारे मैजिकल बीस्ट्स डर कर भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई हाई लेवल बीस्ट आ गया है। यही लूकस की स्ट्रैटेजी थी, उनकी विल तोड़कर उन्हें मेंटली कॉर्नर करना। उरू की ऑरा की वजह से बीस्ट्स जल्दी सबमिट करने लगे, लेकिन लूकस तब तक बाहर नहीं जाना चाहता था जब तक सारे बीस्ट्स सबमिट न कर दें। वह मैजिक पोशन स्मोक को भी बाहर जाने से रोक देता है। एक आउल बीस्ट को सबमिट करवाने के बाद लूकस कहता है कि वे फिर मिलेंगे, लेकिन बेचारा बीस्ट मन ही मन डर से रो रहा था। 5 मिनट्स बीत जाते हैं और अभी तक लूकस का स्कोर अनाउंस नहीं होता, जिससे काय परेशान हो जाता है। तभी जूलिया आकर कहती है कि चिंता मत करो, लूकस भी परफेक्ट स्कोर ही लाएगा।
ग्रेग इस मौके पर मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि वे वीकेस्ट बीस्ट्स तक नहीं हरा सकते, इसलिए मेजेस सुपीरियर हैं। जूलिया तुरंत उसे रोककर कहती है कि उसके भाई का मजाक ना उड़ाए, वह मैजिक यूज नहीं कर सकता लेकिन अमेजिंग है। ग्रेग चौंक जाता है कि एक मेज मार्शल आर्टिस्ट का बचाव कर रही है और कहता है कि रिजल्ट खुद सब बता देगा। तभी अनाउंसमेंट होती है कि लूकस ने 1 पॉइंट हासिल किया है। काय खुश हो जाता है कि वह डिपार्टमेंट में बना रहेगा। ग्रेग उनका मजाक उड़ाता है, लेकिन कुछ ही देर में अनाउंसमेंट आती है कि लूकस के टोटल 5 पॉइंट्स हो गए हैं। ग्रेग हैरान रह जाता है कि यह उसकी क्लास के हाईएस्ट स्कोर के बराबर है। वेन्यू के अंदर लूकस समझ चुका था कि सारे बीस्ट्स इंटिमिडेट हो चुके हैं और उसके क्लासमेट्स के लिए पॉइंट्स लेना आसान होगा। अब वह खुद परफेक्ट स्कोर लेने का फैसला करता है और तेजी से सारे बीस्ट्स को टेम कर देता है जब तक उसका स्कोर 10 नहीं हो जाता। लूकस जब बाहर आता है तो ग्रेग का मुंह खुला रह जाता है। जूलिया खुशी से उसे हग करती है, हालांकि उसे पहले से यकीन था कि लूकस ऐसा कर सकता है। ग्रेग तुरंत आपत्ति करता है और कहता है कि कोई मार्शल आर्ट्स फ्रेशमैन 10 बीस्ट्स सबमिट नहीं करवा सकता। वह सिगल पर शक जताता है, लेकिन चीफ एग्जामिनर सामने आकर ग्रेग से पूछता है कि क्या वह एग्जामिनर्स को करप्ट कह रहा है। ग्रेग तुरंत पीछे हट जाता है और बात बदलकर कहता है कि एंट्रेंस एग्जाम में डमी टूटना भी सस्पिशियस था। ग्रेग एग्जाम की इंटेग्रिटी को लेकर सवाल उठाता है तो एग्जामिनर बैरियर स्पेस इंस्पेक्ट करने का सुझाव देता है। काय को यकीन नहीं होता कि एक मार्शल आर्ट स्टूडेंट के परफेक्ट स्कोर पर इतनी जांच हो रही है। लूकस शांत होकर कहता है कि उन्हें चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास छिपाने को कुछ नहीं है। लगभग 10 मिनट्स बाद बैरियर खोला जाता है। बीस्ट्स भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुरंत कंट्रोल कर लिए जाते हैं। एग्जामिनर्स मानते हैं कि बीस्ट्स एजिटेटेड हैं, पर इतना नहीं कि वेन्यू बदलना पड़े। चीफ एग्जामिनर कहता है कि लूकस के पॉइंट्स लेजिटिमेटली मिले हैं, हालांकि बीस्ट्स के बिहेवियर में कुछ अजीब जरूर था। अंत में फैसला होता है कि टूर्नामेंट जारी रहेगा और लूकस द्वारा टेम किए गए 10 बीस्ट्स को इंस्पेक्शन में रखा जाएगा। लूकस थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि इंस्पेक्शन के बाद भी लोग उसकी कैपेबिलिटी पर यकीन नहीं कर पाए, लेकिन वह जानता था कि असली सरप्राइज अभी बाकी है, क्योंकि अब टिशी और बाकी स्टूडेंट्स की बारी थी। टिशी डिटर्मिनेशन के साथ वेन्यू में घुसती है और सोचती है कि वह लूकस से कम नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही बीस्ट्स उसे देखते हैं वे लूकस की ऑरा याद करके डर जाते हैं और बिना लड़े ही सबमिट करने लगते हैं। टिशी हैरान रह जाती है कि लेवल 3 डार्क वुल्फ भी बिना हिट खाए सबमिट कर गया। वह सोचती है कि शायद मार्शल आर्टिस्ट्स उतने वीक नहीं हैं जितना लोग समझते हैं। थोड़ी ही देर में वह भी 10 पॉइंट्स लेकर बाहर आती है। इसके बाद शार्प, कॉलिंस और फिर काय भी परफेक्ट स्कोर हासिल कर लेते हैं। अंत तक मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट के सभी स्टूडेंट्स परफेक्ट स्कोर लेकर अपर रैंकिंग्स में पहुंच जाते हैं। सिगल हल्की मुस्कान देता है, क्योंकि उसके सभी स्टूडेंट्स शानदार प्रदर्शन कर चुके थे। बाद में हेडमास्टर और एग्जामिनर्स बीस्ट्स की जांच करते हैं, लेकिन कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं मिलती। चीफ एग्जामिनर अंदाजा लगाता है कि शायद मेज क्लास के अटैक्स से बीस्ट्स पहले ही डर चुके थे और मार्शल आर्टिस्ट्स के क्लोज कॉम्बैट ने उस डर को और बढ़ा दिया। हेडमास्टर सुझाव देता है कि अगले साल मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट्स को पहले compete करने दिया जाए, लेकिन इस साल का रिजल्ट वैसा ही रहेगा। ग्रेग गुस्से में कहता है कि इसका मतलब मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट मेज क्लासेस को पीछे छोड़कर एलीट कोर्स के बराबर फर्स्ट प्लेस पर आ गया है। हेडमास्टर इसकी पुष्टि करता है और पूछता है कि क्या उसे आपत्ति है। ग्रेग मजबूरी में मना कर देता है, लेकिन कहता है कि यह लक की वजह से हुआ है। तभी ओतानी बीच में बोलता है कि लक भी एबिलिटी का हिस्सा है और स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हेडमास्टर ओतानी की बात से सहमत हो जाता है और टीचर्स व एग्जामिनर्स को रिजल्ट्स अनाउंस करने को कहता है। ग्रेग अंदर ही अंदर जल रहा था और चुपचाप कसम खाता है कि वह इस दिन को याद रखेगा। हेडमास्टर फिर ओतानी से पूछता है कि वह लेवल 9 मार्शल आर्टिस्ट है, इसलिए शायद वह असली कारण समझ गया होगा। ओतानी जवाब देता है कि वह डिटेल्स नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कहता है कि यह स्कूल के लिए बुरा नहीं है। असल में ओतानी ने तय कर लिया था कि वह लूकस की असली ताकत के बारे में चुप रहेगा, क्योंकि लूकस भी यही चाहता था। उधर काय और बाकी मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स परफेक्ट स्कोर मिलने की खुशी मना रहे थे। लूकस सारा क्रेडिट सिगल को देता है और कहता है कि यह उसकी स्पेशल ट्रेनिंग की वजह से हुआ। वह जानबूझकर ऐसा करता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। काय पूछता है कि सब अपने फर्स्ट प्लेस बोनस के 20 पॉइंट्स का क्या करेंगे। शार्प कहता है कि वह पॉइंट सेव करेगा, क्योंकि उसे काय को मील्स खिलाने हैं। काय कहता है कि सबसे अच्छा है हाई लेवल मटेरियल्स खरीदना, ताकि अगले महीने की कॉम्बैट ट्रेनिंग में फायदा हो। लूकस को कॉम्बैट ट्रेनिंग का जिक्र सुनकर हैरानी होती है। तब काय उसे एलन टावर के बारे में बताता है। यह स्कूल का स्पेशल ट्रायल ग्राउंड है, जहां एक फैंटम वर्ल्ड है जिसमें मैजिकल बीस्ट्स, बीस्ट पीपल और जायंट्स तक मिलते हैं। क्योंकि वे फैंटम्स हैं, स्टूडेंट्स मरते नहीं, लेकिन असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिलता है। सिर्फ 100 फ्रेशमैन ही अंदर जा सकते हैं
और एलीट कोर्स के 12 स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिक स्लॉट्स मिलते हैं, इसलिए बाकी स्पॉट्स के लिए कंपटीशन होता है। काय बताता है कि सिलेक्शन टेमिंग टूर्नामेंट रैंकिंग से होता है और परफेक्ट स्कोर्स के कारण वह कॉन्फिडेंट है कि वे चुने जाएंगे। शार्प और कॉलिंस मटेरियल शॉप जाने की बात कहकर उठ जाते हैं। लूकस यह देखकर खुश होता है कि मार्शल आर्टिस्ट्स सच में स्ट्रॉन्गर बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं। काय लूकस को भी चलने को कहता है, लेकिन लूकस मना कर देता है और सीगल द्वारा दिया गया पेंडेंट दिखाता है। पेंडेंट बीस्ट टूथ जैसा दिखता था और यह सिर्फ उन 3 लोगों को मिला था जिन्होंने परफेक्ट स्कोर हासिल किया था। काय मजाक में कहता है कि अगर ऑर्डर अलग होता तो पेंडेंट तीशी को मिलता और लूकस मुस्कुराकर कहता है कि उसकी लक अच्छी है। काय फिर शॉप की ओर चला जाता है। इधर मेज डिपार्टमेंट को पता चलता है कि मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट के सभी स्टूडेंट्स ने परफेक्ट स्कोर हासिल किया है, जिससे वे भड़क जाते हैं, खासकर ग्रेग की क्लास के लोग। लाया गुस्से में कहती है कि उनका सपना था 3 साल तक टॉप रहना और एलीट कोर्स के बाद सबसे ऊपर आना और उसके पिता ने इस लक्ष्य के लिए बहुत मेहनत की है। तभी एक और स्टूडेंट आता है और बताता है कि एलन टावर के स्पॉट्स भी मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट्स ले गए हैं। एक स्टूडेंट उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा कहता है कि मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट ने एग्जामिनर्स को ब्राइब किया होगा। यह बात सुनकर कई लोग सहमत होने लगते हैं और उन्हें याद आता है कि काय बहुत रिच फैमिली से है, इसलिए ब्राइबरी संभव लगती है। तभी ग्लासेस पहने एंड्रे बताता है कि उसने अभी-अभी शार्प और कॉलिंस को मटेरियल शॉप से निकलते देखा और उन्होंने आखिरी ट्रेनिंग इक्विपमेंट खरीद लिया। वह कहता है कि जब उन्हें 20 पॉइंट्स बोनस मिलेगा तो वे सारे प्रेशियस मटेरियल्स भी खरीद लेंगे। लाया तब कहती है कि मार्शल आर्टिस्ट्स के मेरिडियंस बहुत फ्रैजाइल होते हैं और उन्हें आसानी से डैमेज किया जा सकता है। वह उन्हें छेड़ने की योजना बनाती है और थोड़ी देर बाद वे शार्प और कॉलिंस को घेर लेते हैं। शार्प सबसे पहले गिर जाता है और कॉलिंस जब उसकी पीठ पर घाव देखता है तो समझ जाता है कि उसे पॉइजन किया गया है और तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है। कॉलिंस उनसे कहता है कि वह अपने सारे पॉइंट्स देने को तैयार है, लेकिन लाया उसे फिर पॉइजन शॉट मारकर गिरा देती है और कहती है कि उन्हें पॉइंट्स नहीं चाहिए। कॉलिंस पूछता है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो लाया बताती है कि उसकी डिमांड बहुत सिंपल है। वे दोनों उसी हालत में मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट लौटें और सबके सामने कहें कि उनकी जान वीक इंसेक्ट्स से भी कम कीमत की है। कई आवर्स बाद लूकस और काय शार्प और कॉलिंस को ढूंढते फिर रहे थे। वे यार्ड में उनके नाम पुकारते हैं। लूकस बहुत वरीड था, जबकि काय सोच रहा था कि वे बस लेट हो गए होंगे। लेकिन लूकस कहता है कि सिचुएशन अलग है, क्योंकि रास्ते पर उसे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड की स्मेल आ रही है। अचानक वह ब्लड के सोर्स को सेंस करता है और उसी दिशा में दौड़ पड़ता है। काय हैरान होकर उसके पीछे भागता है और कुछ देर बाद वे दोनों शार्प और कॉलिंस को बुशेस में खून से लथपथ पाते हैं। लूकस का गुस्सा तुरंत भड़क उठता है और वह पूछता है कि यह किसने किया। कॉलिंस अपनी आखिरी ताकत से बताता है कि ग्रेग की क्लास की लाया और उसके साथियों ने हमला किया था। लूकस जैसे ही देखता है कि उनके मेरिडियंस तक डैमेज हुए हैं, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। काय डर जाता है, लेकिन लूकस कहता है कि वे जिंदा हैं, बस बेहोश हैं। वह काय को मेडिसिन लाने भेजता है और खुद ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करता है। काय के जाने के बाद लूकस ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि उनकी हड्डियां कई जगह से टूट चुकी हैं। यह ब्लैक मार्केट असैसिन्स की बोन क्रशिंग टेक्निक थी। लूकस कसम खाता है कि वह इस क्रूअल्टी का बदला लेगा, क्योंकि यह बुलिंग नहीं बल्कि अटेम्प्टेड मर्डर था। शार्प दर्द में अपनी मां को पुकार रहा था और लूकस उसे भरोसा दिलाता है कि वह बदला जरूर लेगा। थोड़ी देर बाद काय टीशी को साथ लेकर लौटता है। टीशी शॉक्ड होती है, लेकिन लूकस कहता है कि जान का खतरा नहीं है, बस उन्हें कई दिन आराम करना होगा। टीशी गुस्से में कहती है कि वह स्टूडेंट काउंसिल में शिकायत करेगी, लेकिन काय कहता है कि टीचर्स भी आंखें मूंद लेते हैं। लूकस शांत आवाज में कहता है कि उसे परवाह नहीं और उसके चेहरे का भाव अचानक बदल जाता है। टीशी समझ जाती है कि लूकस अब सीरियस है। लूकस साफ कहता है कि वह यह ग्रज हर हाल में सेटल करेगा। अगले दिन लूकस स्टूडेंट काउंसिल रूम में थियोड से ड्यूअल की मांग करता है। वह कहता है कि जीतने पर अपॉलॉजी चाहिए और हारने पर वे अपना एस रैंक बोनस देंगे। थियोड कहता है कि कोई प्रूफ नहीं है कि ग्रेग के स्टूडेंट्स दोषी हैं और पेंडेंट को फेंककर कहता है कि यह बेकार है। वह सुझाव देता है कि ड्यूअल के लिए ज्यादा वैल्यूएबल चीज दांव पर लगाई जाए, एलन टावर क्वालिफिकेशन। हारने वाला पक्ष पूरी तरह एंट्री खो देगा। लूकस तुरंत मान जाता है। ड्यूअल 2 दिन बाद तय होता है और खबर पूरे एकेडमी में फैल जाती है। कई फ्रेशमैन जो मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट से नाराज थे, ग्रेग की क्लास को चीयर करने लगते हैं। ग्रेग भी शार्प और कॉलिंस पर हमला करने वालों की तारीफ करता है। दूसरी ओर सीगल चुप रहता है, लेकिन ट्रेनिंग को और कठोर बना देता है। ड्यूअल वाले दिन अरीना पहले से ही स्टूडेंट्स से भरा हुआ था और जैसा एक्सपेक्टेड था, ज्यादातर लोग ग्रेग की क्लास को सपोर्ट करने आए थे। लाया हमेशा की तरह अपना मुंह खोलती है और लूकस से कहती है कि इतने लोग देख रहे हैं, वह अब भी पीछे हट सकता है, वरना अरीना में बेइज्जत हो जाएगा।
लूकस शांत स्वर में जवाब देता है कि उसे नहीं पता कि मैच कैसे खत्म होगा। रेफरी दोनों साइड्स को प्रिपेयर होने का इशारा करता है। मार्शल आर्ट्स क्लास की तरफ से सबसे पहले काय अरीना में उतरता है और उसका सामना आंद्रे से होता है। मैच शुरू होते ही काय फॉरवर्ड डैश करता है। आंद्रे आइस मैजिक से अटैक करता है, लेकिन काय सब डिफ्लेक्ट कर देता है। आंद्रे शॉक्ड हो जाता है और काय मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। काय को पता नहीं था कि आंद्रे ने पहले से ट्रैप सेट कर रखा है। अचानक जायंट आइस स्पाइक्स निकलती हैं और काय उनके बीच फंस जाता है। आंद्रे कॉन्फिडेंटली कहता है कि अब एस्केप का कोई रास्ता नहीं है। आइस स्पाइक्स सिकुड़ती हैं और काय के शरीर को पियर्स कर देती हैं। खून बहने लगता है। आंद्रे बोस्ट करता है कि मेज को प्रोवोक करने का यही अंजाम होता है। अरीना के बाहर लाया जोर जोर से हंसती है और काय को ट्रैश कहती है। वह लूकस से भी कहती है कि अगर वह अभी हार मान ले तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। लूकस उसे घूरते हुए पूछता है कि वह कब तक बकवास करती रहेगी। अरीना के अंदर आंद्रे काय के पास आता है। तभी उसे एहसास होता है कि काय के हाथ में लावा स्लाइम जेली है। लाया यह देखकर आंद्रे को भागने के लिए चिल्लाती है। अगले ही पल लावा एक्सप्लोड हो जाता है। आंद्रे पीछे कूदकर बच जाता है, लेकिन वह हिल चुका था। एक्सप्लोजन के धुएं में काय आंद्रे के पीछे पहुंच जाता है और नाइफ से उसकी अंडर आर्म काट देता है। आंद्रे दर्द में पीछे हटता है। ऑडियंस स्टन्ड रह जाती है क्योंकि काय के पैर पूरी तरह चार्ड थे। सबको यकीन नहीं होता कि काय ने खुद को घायल करके आइस प्रिजन से एस्केप किया। यह सब लूकस की एडवाइस के मुताबिक था। आंद्रे गुस्से में लॉन्ग रेंज अटैक करता है, लेकिन काय फिर से लावा स्लाइम जेली से उसे बीच में ही ब्लास्ट कर देता है। स्मोक का फायदा उठाकर काय आंद्रे पर टूट पड़ता है। आंद्रे डर के मारे आइस बैरियर बनाता है, लेकिन काय उसे पंच से तोड़ देता है। काय करीब आकर हंसते हुए कहता है कि उसे आइस यूजर से नफरत है क्योंकि वे अंत में गलती कर देते हैं। आंद्रे चीखने लगता है, लेकिन काय हेडबट मारकर उसके ग्लासेस तोड़ देता है और उसे नॉकआउट कर देता है। आंद्रे दीवार से टकराकर गिर जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि वह एक मार्शल आर्टिस्ट से हार गया। काय विनर बनकर बाहर आता है। काय लूकस के पास आकर अपनी जीत पर खुश होता है। लूकस उसे रिकवरी पोशन फेंकता है। काय कहता है कि वह आज पूरे दिन अनयूजुअली पीक कंडीशन में है। उसे नहीं पता था कि लूकस ने उसके ब्रेकफास्ट में होममेड एबिलिटी एनहांसमेंट ड्रग मिला दी थी। काय की जीत के बाद अगली मैच के लिए टीशी अरीना में जाती है, जहां उसका सामना लाया से होगा। काय नर्वस होता है, लेकिन लूकस उसे भरोसा दिलाता है कि टीशी ठीक रहेगी। अरीना में लाया यह सोचती है कि आंद्रे सिर्फ इसलिए हारा क्योंकि उसने ट्रॉय फैमिली के काय के खिलाफ पूरी ताकत नहीं लगाई। यह सुनकर टीशी गुस्से से भर जाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि कोई भी यह मानने को तैयार नहीं है कि काय ने स्किल से जीत हासिल की थी। वह यही सोच रही होती है कि तभी लाया अचानक सरप्राइज अटैक कर देती है। टीशी किसी तरह डॉज कर लेती है, लेकिन वह समझ जाती है कि अगर वह हिट हो जाती तो बुरी तरह घायल हो जाती। लाया हंसते हुए कहती है कि मार्शल आर्टिस्ट्स मॉरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, जबकि मेजर्स को सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है। लाया फिर से अटैक करती है, लेकिन इस बार टीशी पूरी तरह तैयार थी। वह आसानी से सारे अटैक्स तोड़ती हुई फुल स्पीड से लाया के पास पहुंच जाती है और उसके चेहरे पर पंच मारती है। लाया हैरान रह जाती है कि लेवल 1 होने के बावजूद टीशी इतनी तेज कैसे है। इससे पहले कि लाया कुछ समझे, टीशी उसका हाथ पकड़कर उसे प्रिंसिपल्स का असली मतलब समझाने लगती है। वह उसकी बांह दबाते हुए कहती है कि मार्शल आर्ट्स ह्यूमन लाइफ की कीमत समझते हैं, अनलाइक ट्रैश मेजर्स। इसके बाद टीशी तेजी से उसके शरीर पर कई ब्लोज मारती है और खास तौर पर मेरिडियंस को टारगेट करती है। कुछ ही पलों में लाया बेहोश होकर गिर जाती है। पूरा अरीना स्टन्ड रह जाता है और मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट की दूसरी जीत भी हो जाती है। बाद में पता चलता है कि लाया के पास पॉइजन नीडल्स भी थीं, लेकिन टीशी ने उसे मौका ही नहीं दिया। यह भी सामने आता है कि थियोड ने ही उसे यह अनुमति दी थी, जिससे मीना बहुत नाराज होती है, लेकिन थियोड बात को हल्का बताकर टाल देता है। अरीना में अब केओस था क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि मार्शल आर्टिस्ट्स इतनी डोमिनेंस दिखाएंगे। तीसरा ओपोनेंट जो लूकस से लड़ने जा रहा था अब खुद नर्वस था, लेकिन उसे अपनी डेंजरस टेक्निक पर भरोसा था। मैच शुरू होते ही वह तेजी से लूकस की ओर बढ़ता है। वह फिजिकल टेक्निक्स में ट्रेंड था और सोचता है कि लूकस उसकी स्पीड ट्रैक नहीं कर पाएगा। टीशी नोटिस करती है कि लूकस हिल भी नहीं रहा, यानी वह डिफेंस पर फोकस कर रहा है। लूकस अपने ओपोनेंट को परखना चाहता था,
इसलिए अचानक सामने आकर पंच मारता है, लेकिन जानबूझकर मिस करता है ताकि ओपोनेंट पीछे हट जाए। ओपोनेंट दूर फेंका हुआ नाइफ रिकॉल करता है और वह लौटकर लूकस की गर्दन पर कट लगा देता है, लेकिन लूकस जरा भी नहीं हिलता। ओपोनेंट घमंड से कहता है कि उसकी बोन क्रशिंग टेक्निक कोई सहन नहीं कर सकता और फिर से अटैक करने बढ़ता है। जैसे ही वह पास आता है, लूकस साइड में हट जाता है और कहता है कि वह बिना सजा के नहीं बचेगा। ओपोनेंट चौंक जाता है कि उसकी टेक्निक बेअसर रही। काय बाहर से चिंतित हो जाता है, लेकिन असल में लूकस सिचुएशन कंट्रोल में रखे था। ओपोनेंट पीछे से फिनिशिंग ब्लो देने आता है, तभी लूकस उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब उसकी बारी है। लूकस एक पैर से जमीन पर जोरदार वार करता है, जिससे धूल का बादल उठ जाता है और विजन ब्लॉक हो जाती है। ओपोनेंट डर जाता है कि लूकस सिर्फ एक पैर से इतनी ताकत पैदा कर सकता है। धूल के बीच लूकस उसे जमीन पर पटक देता है और उसी के डैगर से उसका हाथ छेद देता है। ओपोनेंट दर्द से चीख उठता है और लूकस ठंडे स्वर में पूछता है कि अब कैसा लग रहा है जब वही हथियार उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने कॉलिंस और शार्प के साथ किया था।